गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप कोई काम करना चाहते हो या कर रहे हो, इरादा रखते हो, ख्वाहिश रखते हो, लेकिन सुनने को ये मिले तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वैसे ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से हम कहते हैं कि लड़की हो के तुम ये काम करोगी, या लड़कों को ये कहा जाए यूर अ बॉय, यूर अ मैन, यू शुड नॉट डू दिस। ये जेंडर रोल्स जिस पे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, आपके साथ कभी हुआ सबीन ऐसा? मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे साथ, क्योंकि हमारे साथ मल्टीपल टाइम्स लड़कियों के साथ तो होता रहता है, तो हमें समझ नहीं आती कि हम पिन पॉइंट किस चीज़ को करें और आके टेलीविजन स्क्रीन पे किन बातों को बताएं। लेकिन देखिए, मर्दों को भी कितनी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती है, ये भी हमें ज़रा बताना चाहिए। इनफैक्ट आप अगर देखें कि मर्द अगर रोता है तो कहा जाता है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो तुम। अक्सर ऐसे होता है, मर्द बनो और बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो मर्दों के सप्रेस हो जाते हैं। इसी तरह से हमारी ख़वातीन को बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, तुम क्या बाइक चलाओगी, क्या मर्दों वाले काम करोगी, स्कूटी तुम क्यों चलाओगी, तुम्हारे लिए तो ये सवारी है ही नहीं। हालांकि सवारी तो पूछती नहीं है तुम्हारे जेंडर क्या है, उसके बाद स्टार्ट होती है। लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़, हमारा कल्चर बैरियर्स। सबीन, जैसे घर में अगर एक बेटा और बेटी हो ना, फॉर एग्जांपल एक आपने खाना खाया और आप बैठे हुए एकदम बेल बजती है और आप साथ ही चूँकि खाना आपने खा लिया है और बर्तन भी उठाने हैं, तो फ़ौरन से आप कहेंगे बेटी से कि आप बर्तन उठाओ, और बेटे से कहेंगे आप जाओ बाहर दरवाज़ा खोलो। मतलब ये इन बिल्ट है हमारे अंदर ना, कि अगर कोई काम करवाना है घर का तो आप बेटी से कहेंगे, और अगर बाहर का कोई काम है तो आप बेटे से ही कहेंगे। बेटी भाई को पानी दे दो, कभी भाई को नहीं कहता कि बहन को जाके कोई पानी दे दे। देखिए, ये क्यों बात करें, कोई किसी को पानी देने से आप सवाब भी कमाते हैं, कोई ऐसी बुराई नहीं है। हम इस चीज़ को सिर्फ पिन पॉइंट करने की कोशिश करें कि हमने किस तरह से जेंडर रोल्स डिफाइन कर दिए हैं, और जेंडर रोल्स डिफाइन करने की वजह से हम एक तरह से माइंड अपने बच्चों के उस हिसाब से बना रहे हैं कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। और इसी वजह से हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो हमारी ख़वातीन की उस तरह से इज्जत नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही है, प्रोफेशंस की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आज हम सोचा कि इस मौजूद पे बात भी करते हैं। अगर आपके भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जिसको लेकर आप बहुत सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, उसके लिए आपने क्या किया, चेंज क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया, सो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। आज हम प्रोग्राम में इसी तरह से कुछ और मौजूद इस पर बात करेंगे। कुछ अमेजिंग, बल्कि अमेजिंग तरीन गेस्ट हमारे साथ होंगे जिनसे हम करेंगे मुख्तलिफ मौजूद पे बात। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आर्ट एंड आर्टिस्ट हमारे सेगमेंट, जिसमें हम खूबसूरत काम आपको दिखाते हैं, और आज भी पिक्चर्स की सूरत में हम आपको दिखाएंगे कि कितनी क्रिएटिविटी होती है कुछ लोगों में। और जब आप उनका काम देखते हैं तो आप सोचते रहते हैं कि ये इनके पास इतना वक्त कहाँ से होता है कि ये इतनी बिकॉज जब हम कहते हैं ना एक आर्टिस्ट की बात करते हैं, उसको एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी को एक तरह से सोच सके एंड देन उसको आगे क्रिएट कर सकते। आप देखें ना कि आइडिया कंसीव करना और हर आर्ट पीस दूसरे से मुख्तलिफ होना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। सो आज इस सेगमेंट में जो आर्टिस्ट है वो है इरम इमरान। उनको वेलकम करते हैं। कुछ देर में आपको उनका काम भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेट। इरम साहबा, आर्ट से शौक ये बचपन से था? क्योंकि नॉर्मली आर्टिस्ट को देखते हो कहते हैं हम अब तो बचपन से आर्ट यही कर रहे हैं। अब बचपन से ये था कि एडमायर करती थी, लेकिन अब वो एक होता है ना कि शुरू से पता चलता है कि भाई नहीं ये बड़ी इसमें आर्टिस्टिक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि हमेशा अच्छी चीज़ अपील की, अच्छी लगी, लेकिन और जहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको ज़रूर अवेल किया। मतलब किसी कारखाने में भी बैठ के, ज़मीन पे बैठ के, तो उनके साथ पेपर माशे का किया, जापानीज एम्बेसी से केबाने का किया। मतलब जहाँ किसी फ्रेंड से कुछ पता चला कि अच्छा उनके पास कोई ये टैलेंट है तो उनके पास जाके सीखा। तो जहाँ कहीं कोई सो आपने तो डिफरेंट कैनवस पे काम किया है। बिल्कुल डिफरेंट, जहाँ किसी किस्म की भी अपॉर्चुनिटी मिली तो ना। वंडरफुल। ये जापानीज एम्बेसी वाला जो आपने जिक्र किया, ये एक्सपीरियंस कैसा था? ये बहुत अच्छा था जी बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं, इजिप्ट में। लेकिन ये है कि हाँ जी, अकेबाना को उधर से किया अच्छा, था। सीखा कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली एक तो अपने टैलेंट को पहले पहचानना ये एक बड़ा टास्क होता है, एंड देन ऑब्वियसली उसको पॉलिश करना, स्पेशली ट्रेंड्स जिस तरह चेंज हो रहे हैं उस लिहाज से। किससे सीखा, कैसे? ये जो इस वक्त मैं कर रही हूँ, होम डेकोर आइटम्स का हो गया, आपके जो डाइनिंग टेबल से रिलेटेड एक्सेसरीज होती हैं, फाइन डाइनिंग से रिलेटेड, ये मैंने कोविड के टाइम में, आप लोगों को पता है कि हर कोई घरों पे बंद हो गया था और कोई एक्टिविटी चाहिए थी, तो ये एक दुबई से एक देयर इज़ अ लेडी, वो आती थी
ये डिकोपाज का करवाने के लिए। तो मेरा फर्स्ट बिल्कुल उनके साथ एक्सपोजर था। पहला कोर्स उस टाइम में किया था, उसके बाद फिर 3-4 और डिफरेंट कर चुकी हूँ कोर्सेज वगैरह से रिलेटेड। ग्रेट। अभी मैं डिकोपाज का बहुत काम नजर आना शुरू हो गया है कुछ टाइम से, पहले नजर नहीं आता था। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जिस टाइम मैं आपको बता रही हूँ ना, जब मैंने वो पहला कोर्स किया था तो उस टाइम हार्डली किसी को इसकी पहचान थी या किसी ने ये नाम डिकोपाज का सुना हुआ था। लेकिन ये अच्छी बात भी है कि जिसने भी सीखा उन्होंने आगे सिखाने की कोशिश की, तो इस वजह से ये जो है काफ़ी अब एक, लेकिन अब उसका ये है कि अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो फिर उसमें एक मार्केट में अपना नाम बनाना, बिल्कुल, तो वो अब ये है कि कंपटीशन, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे वाकई आर्ट से अब देखा जाए इतने सारे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी देख रहे होते हैं जहाँ पर लोग अपने, अब तो मैं कहती हूँ ऑनलाइन एग्जीबिशन हो रहे होते हैं। बिल्कुल कोई जा सके या ना जा सके, तो बस काफ़ी चैलेंजिंग हो गया अपने काम को दूसरे के काम से आपने मुनफरिद बनाना है, नो मैटर व्हाट। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और अब हमारी इधर कॉपीराइट वगैरह का कोई सच बहुत वो सीन नहीं है, तो फिर अपना काम आपको फिर दूसरों के हाथ में नज़र आता है या आपको उसको कॉपी करते हैं। अब वही बात कि ऑनलाइन की वजह से और इंटरनेट की वजह से तो बड़ा इजीली चीजें कॉपी हो जाती हैं, और वो तो तभी तो आर्टिस्ट एग्जीबिशन से पहले लगाते ही नहीं ऑनलाइन पे कोई पिक्चर। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्हें पता है निकल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपका काम कभी इस तरह से हुआ कि किसी ने कॉपी कर लिया, पहले एग्जीबिशन से पहले ऐसे होता है ना, और एग्जीबिशन में जाकर देखें तो अच्छा मेरे जैसा काम ये तो मेरा कॉपी कर लिया। मैं आपको बताऊं जी, मजे की बात कि मेरा अब एग्जीबिशन में जो चीजें थी, अच्छा किसी ने मेरा ही स्क्रीनशॉट लेके और एग्जैक्टली जो मेरे जो है कारीगर है, वेंडर है, उसी को दिया, और वो वेंडर ने फिर मेरे लिए आगे भेजा ना कि उनके उसके साथ जी कि ये उनकी तरफ से आया, किसी की तरफ से वो आपका काम कॉपी करवाना चाह रही हैं। वाह जी तो वाह। वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग भी था कि मैंने कहा वो जैसे हम बचपन में होता था ना, वो फलदार दरख्त, किसी के घर में फल लगा हुआ है, वो कच्चा कच्चा तोड़ लिया, खा लिया, मुझे बिल्कुल वही फीलिंग हुई ना कि अभी तो फल पक्का भी नहीं है, ये तोड़ने वाले पहले आ गए। आप खुद भी सिखाती हैं वैसे? मैं नहीं, अभी मेरे उसमें नहीं, सिखाने का भी नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे किसी को कुछ पूछना होता है, किसी को कोई हेल्प आउट करना होता है तो बिल्कुल जी। सो अकेले कर रही हैं घर पे काम या कोई और भी साथ देता है इसमें? वैसे तो पूरी फैमिली साथ है। लेकिन यह है कि काम खुद बेसिकली खुद ही अपने आइटम्स अपने डिज़ाइन देती हूँ, अपने बनवाती हूँ। इवन जो इसके लिए राइस पेपर वगैरह होते हैं, तो जो राइस पेपर को डिज़ाइन करते हैं या जो प्रिंट करवाते हैं तो उनके अपने प्रिंट्स होते हैं। लेकिन नहीं, मैं उनसे भी मेरा नहीं होता, मैं कहती हूँ नहीं मुझे अपना ही प्रिंट चाहिए, तो मैं अपने प्रिंट करवाती हूँ। और वो तो ये है कि वो लेकिन फैमिली सपोर्ट के बगैर नहीं है। वो तो ज़ाहिर नहीं हो सकता। हाँ जी बिल्कुल नहीं, वो फैमिली सपोर्ट उससे भी हम पूछ रहे हैं, जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि आइडिया कंसीव करना, एक आपको सुकून चाहिए, बच्चे भी दूर हो, मियाँ भी दूर हो, बिल्कुल आपको एक सुकून वाला टाइम चाहिए जो कि खवातीन को नहीं मिल पा रहा होता घर में। हाउ डू यू मैनेज दैट? बस फिर यही है कि आपको कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, क्योंकि वो जिस तरह वो होते हैं ना, शायर को शेर की आमद होती है, तो हमें भी जब वो एक आता है ना, वो आमद होती है, तो बस फिर उस वक्त आपको काम करना होता है ना। और समटाइम्स ऐसे होता है, बल्कि मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है कि जब वो पूरा मैं अपना जो पीस होता है उसको ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, फिर मैं उसको ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करती हूँ। तो बाज़ औक़ात कोई चीज़ मुझे 2-2, 3-3 दफ़ा उसको रीडू करना पड़ता है ना। आप ज़ीरो से ना किया करें, आप वो दे दिया करें और फिर दोबारा से नया बना लिया करें, उसको ना ख़राब किया करें। ऐसे ही, लेकिन वही बात, ये भी एक वो कीड़ा होता है ना दिमाग में, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना एक आर्टिस्ट को। बिल्कुल कि नहीं, जो मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो मैं आगे किसी आपको को नहीं पता दे है ना कि आपके नाम से उस काम ने जाना है, तो आपको होता है कि अच्छा उसमें आपकी तरफ से मैक्सिमम परफेक्शन जाए उसमें, और बड़ा ज़रूरी भी होता है। कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, हर आर्टिस्ट का हम काम देखते हैं ना, उसमें हमें एक झलक नज़र आती है। सो आपके काम में हमें क्या सिग्नेचर स्टाइल नज़र आता है? वो कलर्स की फॉर्म में होता है, पैटर्न की फॉर्म में होता है, या मटेरियल की फॉर्म में होता है? मेरा ख्याल में मैं जो अपना काम डिस्क्राइब करूँगी, विंटेज विद मॉडर्न लुक। ओके। तो विंटेज, मुझे विंटेज स्टाइल बहुत पसंद है, विंटेज पीसेस, और वो तो विंटेज को थोड़ा सा जो हमारे लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं तो उसके साथ। बट इजंट इट चैलेंजिंग, बिकॉज विंटेज लोग अक्सर वो कहते हैं बस विंटेज ही हो, उसमें कोई मॉडर्न टच ना हो, बट ऑब्वियसली डिमांड भी अब इस तरह की बढ़ चुकी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो क्या ये चैलेंजिंग है? नहीं, मेरे ख्याल में मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अगर तो शायद किसी और का स्टाइल होता और मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करती तो होता है चैलेंजिंग। लेकिन ये चूँकि ये मेरा अपना स्टाइल है,
और तो नहीं, आई एंजॉय डूइंग इट। ओके अच्छा, मुझे लगता है आपके घर बड़ा आर्टिस्टिक सा होगा, क्योंकि अक्सर आर्टिस्ट का होता है कि एक घर हर को स्पेस आर्टिस्टिकली बड़ी डिजाइन है ना, एक एक कॉर्नर जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से डिजाइन हुआ हुआ होता है। वो मेरे फादर इन लॉ कहते थे कि मोची का जूता हमेशा टूटा हुआ होता है। तो आपको मेरे घर में मेरा कोई पीस नहीं नजर आएगा। लेकिन होम डेकोर का इसका मुझे शुरू से शौक था। और इसलिए चूंकि अपनी कभी पसंद की चीज़ नहीं मिलती थी या कुछ, तो उस वजह से फिर खुद क्यों ना क्रिएट करें, तो वो उस चक्कर में। लेकिन ये है कि शौक होम डेकोर का हमेशा से रहा। जब कभी पाकिस्तान से बाहर भी कभी गए तो वो हाथ में, चूंकि वो फ्रेजाइल टूटने वाली चीज़ें होती हैं, तो हाथ में वो डब्बे पकड़े हुए होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ों के, और वो तो शॉपिंग का बेसिक जो है ना इंटरेस्ट तो इस तरफ बहुत ज़्यादा थी, तो वो इसीलिए। लेकिन हाँ जी, लेकिन घर में मेरे ख्याल में आपको मेरा कोई आइटम फिलहाल नहीं नजर आएगा। यू आर वन ऑफ दोज आर्टिस्ट, वेरी फ्यू आर्टिस्ट जिनका अपने घर में काम। हमें पहली दफा, मतलब हमारे सेट पे हमें टाइम से हमारा सेगमेंट होता है, बड़ा आप पहली मेरा काम ही नहीं मेरे घर में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये शायद मेरे काम टिकता भी नहीं है, ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कि जो चीज़ होती है वो किसी ना किसी को पसंद आ जाती है और वो निकल जाती है। हाँ जी बिल्कुल, तो वो लगाने की नौबत ही नहीं आती, घर में डिस्प्ले करने की कोई ऐसा आर्ट पीस इतने आती। सालों से जो आप माशाल्लाह काम करें, कोई ऐसा आर्ट पीस जो आपने बनाया हो और उससे आपकी इमोशनल अटैचमेंट तो हर आर्ट पीस से ही होती है, बट एक से थोड़ी ज़्यादा हो गई हो ड्यू टू एनी रीज़न, और नहीं दिल चाह रहा हो कि बस ये नहीं देना, बट होता है बिल्कुल ऐसे। वो एक है मेरा बड़ी क्लोज टू हार्ट, एक का है डिज़ाइन है कि वो मैंने अभी सिर्फ एक ही बनाया है, और मैं उनसे यही कह रही थी कि मैंने कहा कि अब मेरा ना इसमें दूसरा बनाने को भी दिल नहीं चाह रहा ना, कि वो बस वो एक ही है, और ना जैसा दूसरा उसमें क्या है, पता नहीं मैं क्रिएट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी ना। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दैट? फिर वही विंटेज और मॉडर्न टच के साथ, और उसमें फिर मैंने बहुत वेरिएशंस की। व्हेन आई स्टार्टेड इट, मेरे जहन में ये था कि अच्छा इसमें मैं कैंडल होल्डर के तौर पे बनाया, लेकिन आई एंडेड अप विद इलेक्ट्रिक लाइट और वो, लेकिन वो भी फिर विंटेज स्टाइल में उसके ऊपर उसमें लाइट्स लगाई। वुड में था वो? जी वुड में। वुड में बेसिकली मेरा काम वुड और एमडीएफ में है, क्योंकि वुड थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए फिर एमडीएफ, क्योंकि लास्ट में पता है हर किसी को अच्छी चीज़ का ख्वाहिश होती है, ऐसा ही है। तो फिर आप एक ख़ास क्लास के लिए अपना काम लिमिटेड मैं नहीं करना चाहती, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी हर किसी के लिए हो। तो मतलब वुड में भी ऑप्शन है, वही डिज़ाइन वुड में भी बन सकता है, आपको शीशा में भी प्रोवाइड किया जा सकता है, और वही आइटम फिर एमडीएफ में फिर बिल्कुल हाफ उसकी 50%। अच्छा देखिए, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की, बिकॉज ऑनेस्टली हम जब देख रहे होते हैं कभी काम, तो हम कहते हैं कि अच्छा इतना एक्सपेंसिव काम है, लोग उस आर्टिस्ट की तरफ, उस पेज की तरफ, अक्सर हम भी ऐसे ही करते हैं। हमें कोई एक कीमत बता दी, हम 2-3 चीज़ें देख रहे हैं, तो उसके बाद हम नहीं उस आर्ट पीस को ले रहे होते हैं, हम कहते नहीं किसी और की तरफ चलते हैं। तो वो ये है कि हर क्लास के लिए आपने कैटेगरीज बना के अगर उसको डिस्प्ले कर दिया, तो फिर लोग आपके साथ कनेक्ट बड़ी जल्दी हो बिल्कुल ऐसे। और फिर कस्टमाइज्ड वर्क है मेरा काफ़ी हद तक, तो फिर एक एक कलर स्कीम से लेके एक एक स्टेप पे मैं जो होते हैं मेरे क्लाइंट्स, उनको मैं इन्वॉल्व करती हूँ, तो वो हर चीज़ करके फिर उनको दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप किया, फिर उसमें उनको इन्वॉल्व किया, वो कुछ ना, तो उसका अपना मज़ा है एक ना। अच्छा, अभी आपके जो क्लाइंट्स हैं वो जो ऑर्डर करते हैं कस्टमर्स, वो पाकिस्तान से ज़्यादा हैं या पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा हैं? दोनों। बिल्कुल, पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जिसने भी देखा बहुत पसंद किया, और पाकिस्तान में भी कराची तक खैबर अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल जी। और ज़्यादा ऑनलाइन ही आपका है? ऑनलाइन ही है, लेकिन वही बात कि वो कोविड के बाद ये चीज़ें इतनी आसान हो गई और हर की मतलब यूज़र फ्रेंडली हो गए ना, ऑनलाइन पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए, फिर कोरियर सर्विसेज इतनी आपको उसमें ना ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको पता है कि चीज़ ख़राब भी नहीं होगी, आप अच्छे से पैक कर लेते हो, बबल शीट्स एंड एवरीथिंग, तो ख़राब चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे नहीं, तो मेरे ख्याल में कुछ साल पहले तक नहीं सोचा जा सकता था कि इतनी इजीली आप ये चीज़ें घर पहले आई थिंक माइंड में ये था जब तक देख नहीं लेंगे खरीदेंगे नहीं, बल्कि थोड़ा सा वो बार्गेन नहीं करेंगे तब तक मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन वो दोनों एलिमेंट अब ख़त्म हो गए। एक फिक्स प्राइस अगर कहीं पे है तो आप कहते हैं फ़ाइन, या आपने कोई ऑफ लगा दिया, पता है बस इस पे बार्गेनिंग तो होनी भी नहीं है ऑनलाइन में, आप ये तो नहीं कहेंगे बाजी ज़रा सस्ता कर दें। और दूसरा मामला ये कि अब आपको इतनी अच्छी पिक्चर्स नजर आते हैं, आपको पता चल जाता है somehow कि अच्छा क्वालिटी क्या होगी। अच्छा नहीं, लोग कभी क्या इनबॉक्स आपको करते हैं कोई आर्ट पीस दिखा के प्लीज सेंड ओरिजिनल पिक्चर्स? अक्सर होता है ना, उनको तो जो लाइट या एडिटिंग या फिल्टर के थ्रू ना। बिल्कुल नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ मेरे ख्याल में, क्योंकि वो शायद वो आइडिया हो जाता है कि ओरिजिनल ही है ना, बगैर किसी फिल्टर के उसके, बल्कि मैं खुद मेंशन भी करती हूँ ना
ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें किसी किस्म का ना फिल्टर वगैरह नहीं यूज़ किया गया, या लाइट इफेक्ट डालने की कोशिश नहीं की गई। तो जो है वही मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा, फोटोग्राफी कौन करता है आपके प्रोडक्ट्स की? फोटोग्राफी मेरी एक फ्रेंड है, वो उसका भी इंटीरियर का बिजनेस है और माशाल्लाह फोटोग्राफी की बहुत शौकीन है, और मेरा नेफ्यू है, तो वो माशाल्लाह वो दोनों मुझे इसमें बहुत हेल्प आउट करते हैं। और बाकी जिस तरह सोशल मीडिया हैंडलिंग खुद करती हैं? अभी तो खुद कर रही हूँ। खुद करती हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वही बात स्टेप बाय स्टेप सबसे हेल्प लेके करके। आपको पता है हमारी जनरेशन थोड़ा सा इन चीज़ों से पीछे थी, क्योंकि देखिए इट्स नॉट जस्ट कि आपने पिक्चर अपलोड कर दी और मैसेज क्वेरी आई, आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। यू मस्ट हैव दोस डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जिसमें आपने कैसे उसको रेट करना है, कैसे वेबसाइट ऊपर लेकर जानी है, SEO एंड एवरीथिंग। वो इतनी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो हमें उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उसकी। जिसकी पास वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, उसका बिजनेस ग्रो होते हमने देखा है। अदरवाइज हमें लगता है कि वो लोगों से हेल्प लेते हैं, इदारों से हेल्प लेते हैं कि अच्छा इसको ज़रा ग्रोइंग फेज में लेकर आएँ। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, ऐसे ही है। लेकिन वही बात कि फिर स्टेप बाय स्टेप ना हर चीज़ होता है। और इसमें मैं कहती हूँ कि आप लोग भी जो मीडिया से रिलेटेड हैं, तो आप लोग भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हम जैसे जो होम बेस्ड छोटे बिजनेस वाले या जिनका अभी स्टार्ट ले रहे हैं, तो उनको प्रमोट करने में और इनकरेज करने में तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे तो हमने तो ये सेगमेंट अपना प्रॉपर रखा हुआ है, आर्ट एंड द आर्टिस्ट हमने इसको नाम दिया हुआ है। और हमारी कोशिश होती है कि प्लेटफॉर्म हमारे व्यूअर्स का प्लेटफॉर्म है, और जिसमें टैलेंट है स्पेशली आर्ट के लिहाज से, बिकॉज ये बड़ा मुश्किल काम होता है किसी चीज़ को क्रिएट करना। सो वो हम कहते हैं हमेशा आए, और हम बहुत सारे लोगों को वेलकम भी करते हैं। अच्छा, फैमिली में किसी और को शौक है? क्योंकि अक्सर होता है ना कि जीन्स में एक चीज़ चलना शुरू हो जाती है। बच्चों में शौक है? बेटी को है, लेकिन उसका इससे रिलेटेड नहीं है, उसका स्कल्पचर साइड पे है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि लेकिन जीन्स वाली बात बिल्कुल सही है। मदर की साइड से तो मतलब जो मदर की कज़न्स वगैरह, तो दे वर वेरी आर्टिस्टिक जी उनमें। और वो सेल्फ लर्नड, और मैं अभी भी उनका देखती हूँ, मैं कहती हूँ उनका कोई एक्सपोजर नहीं था, और उनका जो आर्ट था तो वो सेल्फ टॉट। और लेकिन कोई आर्ट पीस रखा हुआ संभाल के? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन उनके बच्चों के पास जरूर होगा जी। बिल्कुल, ओके, होता है ना अपने बड़ों का फैमिली में स्पेशली, जिसको देख के आपने इंस्पिरेशन ली होती है उनके आर्ट पीसेस से, वैसे आपको बड़ा लगाव सा होता है। आपके पास नहीं भी, तब भी जिस घर में जब वहाँ जाते होंगे तो वो देख के आपकी एसोसिएशन तो उस आर्ट पीस से ज़्यादा होती है कि इतने साल पुराना वो आर्ट पीस, एंड देन वो सारी उसमें मेमोरी होती है, उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें कहानी होती है, उसमें वो वक्त कैद होता है। सो आप उसमें खो जाते हैं फॉर अ मोमेंट, एंड यू आर क्रिएटिंग दोज मोमेंट्स फॉर द कमिंग जनरेशंस एज वेल। माशाल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू। जबरदस्त माशाल्लाह आप काम कर रही हैं। नाज़रीन, बढ़ेंगे बिग ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। चंद रोज़ पहले हमने एक मौजू पे बात की थी, और वो था ऑनलाइन रिश्ता करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि प्रोफाइल बन जाती है, प्रोफाइल शेयर करते हैं, इफ़ यू क्लिक ईच अदर, तो फिर उसके बाद आप बात आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज हम उस मौजू पर भी मज़ीद बात करेंगे, प्लस ये कि एक अच्छा रिश्ता, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस एज की डिमांड ज्यादा है मार्केट में आजकल, इसकी बात करेंगे। प्लस ये रिश्ते कामयाबी से किस तरीके से चल सकते हैं, किस तरीके से इन लॉज को भी एक्सेप्ट करना होता है जो नया मेंबर फैमिली में आ रहा है। करते हैं समीर, एक सास का क्या किरदार होता है, सास बहू के रिलेशन को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। एक अच्छे रिश्ते में सास का किरदार, ठीक है, ये मौजूद रख लेते हैं। डॉक्टर विकार हबीब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शी इज अ वंडरफुल वुमन, जिस तरीके से माशाल्लाह वो गुफ्तगू करती हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आपके बच्चों की भी माशाल्लाह शादी हुई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप इतने रिश्ते कराती हैं, अपने बच्चों का रिश्ता करते हुए क्या प्लान था आपका, या बच्चों ने आपकी आसानी कर दी थी, या इनसिक्योर सास बनी है आप? ठीक है, तो मेरे बच्चों ने बहुत आसानी कर दी। उन्होंने कहा पसंद है, हमने ना ज़ात देखी, ना लड़की का बाप क्या करता है, नथिंग। हमारे बच्चे, माई किड्स आर 6 फीट, और जो माई डॉटर इन लॉज है दे 5 फीट। हमें कोई मतलब कहते हैं ना कि हाइट लोग कहते, कोई इन चीज़ों से ज़ीरो फ़र्क पड़ता है। आपका बेटा खुश है, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। मैं एक मज़े की बात बताना चाहूँगी, जब मेरे छोटे बेटी का मैंने निकाह किया तो 3 दिन बाद मुझे ख्याल आया मैंने रुखसती क्यों नहीं की। तो मैंने रात के 11 बजे उनकी मदर को कॉल की, मैंने कहा हम रुखसती कर ले। उन्होंने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया, उन्होंने कहा आप कर ले। अगले दिन मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी के, उनकी बस फैमिली थी और हमने बस बहू को घर लिया।
तो जब मैं बहू को घर लेके आई, मैं 1 घंटा बैठी, तो मैं फिर ऊपर चली गई कमरे में। तो जब मैं ऊपर की मैंने कहा, लोग मुझे कहते थे जब बहू आती है कुछ होता है दिल में, तो मैंने कहा ये नहीं, मैं वापस नीचे गई। मैंने फिर उन दोनों को देखा, लेकिन मेरे दिल को कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे मतलब मैं समझ नहीं सकती कि क्यों लोग कहते हैं कि आपका बेटा जब खुश है, आप उसको देखते हैं, जब इतनी प्यारी सी आप एक बेटी लेके आते हैं, आपके क्यों इनसिक्योर होते हैं? मैं ऑनेस्टली, और ये नहीं कि आई एम ऑन कैमरा, या मुझे समझ नहीं आती क्यों आप कैसे अपनी बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं क्योंकि आप इतने पोजेसिव है, या शायद आपके पास कोई हॉबी होनी चाहिए। लेकिन मैं इन चीज़ों से नहीं मानती। अगर आपका बेटा खुश है, आप खुश हो। आप खुश है। क्या आपने अपनी बहू को उसकी पसंद करने दी थी शादी के टाइम पे? जी। ड्रेसेस के लिहाज से, शादी का ड्रेस, या आपने ये सोचा था कि अगर मैं अभी इसे इसको दे दूंगी ये वाला कंट्रोल, तो आगे चल के पूरी जिंदगी वो मेरी पसंद पे नहीं चल सकेगी? देखिए, नंबर 1 मेरी पसंद पे वो क्यों चले, मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आती। मेरा क्या लेना देना, ये बात तो हमें भी समझ नहीं आती। मेरा लेना देना ही नहीं है। मेरा बेटा जाने वो जाने, उसने अपनी मर्जी से बोथ डॉटर इन लॉज ने, हम साथ भी नहीं गए थे, उन्होंने खुद ही माय सन्स उन्होंने दे दिए थे, जो भी देना था उन्होंने जाके खुद जोड़े लिए। मतलब इसमें कोई वो बी हैप्पी, जिसने पहनना है ऑब्वियसली चॉइस उससे की होगी ना। और स्पेशली देखिए, अगर आपकी सोच ही ऐसी है कि आप पहले से ही एक आने वाली प्यारी सी बेटी जब आप बात कर रही हैं उसके बारे में आप पहले से ये सोच रहे हैं कि अच्छा मुझे कैसे कंट्रोल में रखना है, तो ऑब्वियसली रिश्ते आगे चलकर खराब होंगे ही होंगे क्योंकि आपकी सोच नहीं बदली। जिस तरह ज्वेलरी की भी बात है, जो मेरी एक बहू थी वो भाई थी, तो तस्वीरें भेजती, उसने कहा आंटी ठीक है। सो आप उनकी मतलब देखिए, उनकी ज्वेलरी को मैंने अपने लिहाज से करके क्या करना, मैंने तो नहीं पहनी ना, तो उन्होंने जो पसंद करना करें। और मैं बताओ, ये रिश्ता इतना खूबसूरत है, दिस इज फॉर एवरीवन। ये रिश्ता इतना खूबसूरत है कि अगर आप अच्छी सास बने तो ऑटोमेटिकली रिप्लाई। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाँ, हर बहू भी अच्छी नहीं होती। हम लोग हमेशा सास को ब्लेम करते, कभी कभी बहू भी हो सकता है कि उसमें भी फॉल्ट हो, तो आई थिंक वी नीड टू लुक एट द अदर पर्सपेक्टिव एज वेल। लेकिन दोनों हाथ, ताली जो है दोनों हाथ से बजती है। आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करे, एंड घर को एक अच्छी जगह बना, एक हेल्दी माहौल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वो जो कपड़ों और ज्वेलरी की बात हो रही है, उसमें वाकई हमने देखा है कि समटाइम्स ये होता है कि जो ससुराल से चीज़ एक जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लड़की पे कि अच्छा मुझे यही वेयर करना है, वो चाहे ड्रेस है, वो चाहे ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, माइंड ना कर जाए कहीं, कि माइंड ना कर जाए। अच्छा, एक जो चीज़ शोएब मैंने देखी है वो ये कि सासों का बड़ा दिल होता है कि जो हमारी शादी का जोड़ा है, हमारी बहू वो पहने, क्योंकि हम एक लेगेसी, वो जोड़ा हमने संभाल के रखा हुआ है और वो ही पहने। वो नहीं कैरी करना चाहती होगी, ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, फैशन चेंज हो गया है, अब उसको नहीं कर रहा। और ऐसे में मैंने देखा लड़के की भी बाज़-औक़ात वही डिमांड होती है कि मेरी माँ ने एक बात की है तो ऑब्वियसली एक इमोशनल वैल्यू अटैच है एंड ऑल दैट, इससे भी तो चीज़ें ख़राब होती हैं। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, आई थिंक छोटी छोटी बातें, जिस तरह मेरी बहू गई हनीमून पे, तो वो होती है अमेरिका में, लॉन्ग डिस्टेंस है, माय सन्स इन कतर, तो वो एक दिन के लिए वापस आ रही थी पाकिस्तान। तो उसने मुझे कहीं, मेरे बेटे ने कहा कि वो मम, मेरी बेगम पूछ रही है कि क्या वो जब एक दिन के लिए आए पाकिस्तान, क्या वो अपनी माँ के घर रह सकती है? तो मैं हंस के मैंने कहा, मैं ऑनेस्टली माय वर्ड्स में मैंने कहा आपका दिमाग ठीक है, ये आप मुझसे कैसी बात कर रहे हो, व्हाई आर यू आस्किंग मी? ही गोज़ मम, मैं भी बहुत हंसा था, मैंने कहा कैसे सिली, लेकिन उसने कहा नहीं। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है? कहती है नहीं। तो मुझे बात बहुत फनी लगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत क्यूट लगी कि उसने मुझे इस काबिल समझा, मेरे लिए तो ये था, लेकिन इसमें आप जिंदगी में इस बात को भूल भी नहीं पाएंगी कि इसने कितनी वैल्यू दी आपको। मैं हर प्लेटफॉर्म में ये बात करती हूँ कि कि तुम मतलब यू डिडंट नीड टू आस्क मी, शी इज योर मदर यार, आई लव यू, यू लव मी, आई नो वी रिस्पेक्ट ईच अदर, लेकिन तुम एक दिन के लिए आई, उसके बाद तुमने अमेरिका चले जाना, ऑफ कोर्स आई वांट यू टू स्पेंड इट विद योर मॉम। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम इनको अप्रिशिएट करें, और गाड़ी पे सामने बैठने वाली बात में मैं जरूर करूँगी। हाँ, ये भी होगी, प्लीज तो मेरी जो बहू है, उसने जब हम पहली दफ़ा जा रहे थे तो उसने ना कहा कि आंटी आप बैठे, मैंने कहा तुम पागल हो? कहती नहीं। मैंने कहा देर वो किसी सूरत नहीं मानी, मैं शर्मिंदा हो के आगे बैठ। जब हम वापस आ रहे थे तो मैं लिटरली भागी हूँ और मैं पीछे बैठी, मैंने कहा आज मैं आगे बैठ गई क्योंकि तुमने इतना, लेकिन आइंदा नहीं। तो इन चीज़ों, देखिए आप सारी ज़िंदगी अपने शोहर के साथ बैठी है ना, अब आपका बेटा जो है अपनी बेगम के साथ बैठे,
सो ये बहुत सिली, मैं बताऊँ इनसिक्योरिटी कब होती है, आई थिंक बहू भी कभी माइंड नहीं करेगा सास आगे बैठे, लेकिन जब बहू को पता हो कि इंटेंशन सिंसियर नहीं है, आई थिंक दैट इज व्हेन हाँ ये बड़ा मसला होता है कि इनसिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से वो फिर वाइब आ जाती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि It doesn't matter. गाड़ी में ही बैठ रहे हैं, आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, और कभी होता है, कभी ऑब्वियसली माँ का भी दिल कर रहा होता है, एक मर्द को भी तो देखिए बैलेंस करके चलना होता है ना। तो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हमेशा मतलब ये कि बीवी कहे कि मैं नहीं बैठना है, इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि देखें जो बड़ा है, फॉर एग्जांपल मदर है, समटाइम्स ये होता है कि वो पीछे अनकंफर्टेबल होती है, आप जरूर आगे बैठे, जरूरी है। अदरवाइज आगे बैठ के भी बेटा उतना ही करीब है जितना पीछे वाली सीट से करीब है, बीवी के पर्सपेक्टिव से उतना ही करीब है, शोर कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपने बड़ा अच्छा कहा, इंटेंशंस शुड बी प्योर, आपस का तब ताल्लुक अच्छा था, बट डजंट मैटर के अच्छा इन आर केस हमारी तो गाड़ी चलाई अम्मी रही होती तो हमारा वो चक्कर ही कोई नहीं है ना, क्योंकि अम्मी ने ड्राइव करनी है। अगर तो फिर नॉन इशू को इशू बनाएंगे तो फिर रिश्ते तो खराब होंगे ना। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा आते हैं मर्दों के पर्सपेक्टिव से, एज को लेकर डिमांड किस एज ब्रैकेट की पाकिस्तान में ज्यादा है? अबव 35, क्योंकि जो लड़कियां आजकल, मेरे पास तकरीबन 7,000 लड़कियां होगी अबव द एज ऑफ 30, 32, तो फिर जाहिर बात है दे लुकिंग फॉर मैन हू आर अबव 35। तो अगर आदमी 40 है और अनमैरिड है, पर्सपेक्टिव्स बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा। यानी 40 साल से बड़ा गैर शादीशुदा मर्द पाकिस्तान की मार्केट में हॉट केक है। और 50 तो समझे बस इट सेल्स लाइक हॉट केक ब्रो। और जो 50 है जाहिर बात है देयर मोर इन डिमांड देन। Okay. लड़कियों में एज ब्रैकेट, किस एज ब्रैकेट की ज्यादा डिमांड है? आजकल इट्स यंगर because now guys like my own sons, one was 23 and one was 24 when he got married, तो आजकल है 25 26 के boys are getting married, so फिर naturally it's 24 25 23 22। अच्छा, ये डिमांड होती है कि लड़का अबव 35 है लेकिन लड़की उनको 20 22 25 साल की चाहिए, ऐसा है। और ये वो मैं जब लिखती हूँ ना, मुझे इतना डर लगता है क्योंकि फिर नीचे ऑफ कोर्स बैशिंग स्टार्ट हो जाती है कि अपनी उम्र देखी नहीं है, ये देखो ये क्या, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कि मैं अब क्या, इट्स देयर प्रोफाइल, दैट्स व्हाट दे वांट। चलो किसी का तो भला हो जाए ना, दैट्स हाउ आई सी, किसी लड़की की तो शायद, लेकिन मैं हाँ समझाती जरूर हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, फॉर गॉड सेक आप थोड़ा सा ना एज बैरियर। लेकिन बात यही है ना कि फिर रिश्ते मुश्किल भी हो जाते हैं ना, मतलब 20 22 25 साल की लड़की क्यों 35 40 को प्रेफर करेगी जब उसके पास यंगर, बिकॉज एज ब्रैकेट, दो एज गैप जो होता है बड़ा मैटर भी कर रहा होता है, बिकॉज आप कौन है जिंदगी के नहीं मैं दो लोगों के गैप की बात, एज गैप की बात करें, बिकॉज दो लोगों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं ना, मतलब 22 साल की लड़की और 32 साल का लड़का बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा सोच में, आपकी कंपैटिबिलिटी में, तो ये इश्यूज भी हमने बहुत कामयाब शादियां देखी भी हैं ऐसी एज डिफरेंस वाली। नहीं है, हमारे जो पेरेंट्स हैं कुछ होती हैं ऐसी, मैं ये नहीं कह रही कि सारी, बट आज के जनरेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूं। मतलब मुझे इसलिए याद है कि अहमद भाई का रिश्ता हमने करना था, तो मेरी कजन बहुत ही, मतलब हमारी प्यारी सी कजन, तो बहुत हमारा आपस में चूंकि बॉन्ड था, तो मैंने अच्छा हमें भूला हुआ था उस टाइम के अच्छा वो किस क्लास में पढ़ती है, सो अम्मी ने फोन कर दिया कि वो करना है, उन्होंने कहा वो तो अभी FSC कर रही है। अच्छा, हमने कहा कि अभी तो बहुत छोटी है, सो फिर वेट किया हम लोगों ने, बट ज़रा एज डिफरेंस था, अल्हम्दुलिल्लाह दे गॉट मैरिड और बड़ा अच्छा उनका है। हमें एक तो ये था कि हमारी वो कजन हमें पसंद बहुत थी, हमने कहा नहीं वो अपने घर लेकर आनी है। कितने सालों पहले की बात है? 10 साल। तो यही बात बता रही हूँ, देखिए आप जो जनरेशन गैप है ना, अच्छा 10 साल तुमने मुझे बाबा बना दिया है। नहीं देखिए, जनरेशन गैप जो है ना वो हम देखिए वो कितना जल्दी आना शुरू हो गया, और अब बहुत ज्यादा आप डिफरेंस फील, अब तो इनफैक्ट जेन जी जेन अल्फा से कनेक्ट नहीं कर पा रही, आप देखिए किस तरह से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, दैट्स वेरी ट्रू, ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, शादी, जो कामयाब शादी की बात हम करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आपकी नज़र में कि अच्छा ये वो इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से शादी कामयाब होगी? रिस्पेक्ट, बैलेंस लड़के को आना चाहिए, लड़की को कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, सास ने दिल बड़ा करना चाहिए, और ससुर ने, अगर सास गलत है ससुर ने सास को समझाना चाहिए, बजाय कि ससुर सास बन जाए। तो आई थिंक अच्छा ये होता है ससुर भी सास बन जाए? यस एब्सोल्युटली। आई थिंक मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई थिंक आजकल की जनरेशन में ससुर ज़्यादा सास है। हाँ,
अच्छा ये भी वाकई एक जो चीज़ काफ़ी है। केसेस में भी ये देख रहे है, होती हूँ ना, ये कुछ है। ग्रुप्स में शेयर हो रही होती हैं चीज़ें, तो जब अपनी स्टोरीज बता रहे होते हैं तो वो टॉक्सिक मदर इन लॉ नहीं, टॉक्सिक फादर इन लॉ की Father-in-law बात कर side रहे है, होते हैं कि उनके इंटरफेरेंस, उनकी होल्ड घर पे, और जैसे उन्होंने होल्ड रखा हुआ होता है, दे वांट के जो आने वाली बहू है वो भी उसी लिहाज से चले जो वो नहीं चलना चाह रही होती, बिकॉज जनरेशन गैप अगेन सोच बदल चुकी है, अब वो वाली बातें नहीं रही हैं, और हमारी जो सीनियर जनरेशन है उसको भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि अब दौर बदल गया है, हमें भी बदलना है। Absolutely. अच्छा, ऐसे में उनके से पहले गैप की बात हुई थी, एक सवाल उसमें और करते हैं। आपके ख्याल में एक गैप कितना होना चाहिए लड़के और लड़की में, या नहीं होना चाहिए? डजंट मैटर, हो ना हो, मैटर मेरे नहीं करता। बच्चों में आपस में उनके स्पाउसेस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन सॉरी बड़े बेटे के है 2 साल, छोटे का बिल्कुल नहीं है। आई थिंक 3-4 years इज मोर देन इनफ, 5 भी चले हो जाए, लेकिन आई थिंक उससे ज्यादा थोड़े से फिर प्रॉब्लम्स आजकल की जनरेशन में स्टार्ट हो जाती है। हाँ। अगर लड़की की एज ज्यादा हो लड़के की कम हो, ऐसे केसेस में क्या देखती हैं? अच्छा, ऐसे अब लोग विल नॉट लाइक व्हाट आई से, ऐसे में असल में जब लड़के मुझे कहते हैं ना कि लड़की छोटी है, तो मैं हमेशा वो सोच में पड़ जाती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में शायद इतना ट्रेंड, अनलेस इट्स अ लव मैरिज, अगेन आई से दैट्स समथिंग एल्स, लेकिन मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि ये क्यों कर रहा है, क्या लड़की का प्रोफाइल स्ट्रांग है, क्या वो वेल ऑफ है। तो आई थिंक अभी मैं उस चीज़ में नहीं आई हूँ कि जो लड़के छोटी लड़की की उम्रों से यानी 2-3 ईयर की गैप से करे, हो रहा है और बहुत सक्सेसफुल भी हो रहा है, लेकिन आई थिंक दैट्स मोर इन लव मैरिजेस देन इन अरेंज मैरिजेस। अच्छा, कभी ऐसे होता है किसी ने आपको अप्रोच किया और कहा हो कि यूं तो हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन हम घर में बता नहीं सकते, हम चाहते हैं प्रोफाइल बनाएं, आपको प्रोफाइल पहुंचा दें और आप हमें कनेक्ट करा दें? अरेंज मैरिज शो कर एक ने एक मेरे स्टूडेंट ने किया था, लेकिन वो मैं उसकी अम्मा से इतना डरती थी कि मैंने वो केस, मैंने कहा बेटा मैं ये नहीं करती। आप भी डरती थी? मैं डरती थी उसकी अम्मा से। तुम सोचो कि बेटा बता नहीं रहा माँ को, क्योंकि उसकी अम्मा इतनी, उसने जो मुझे कहानी पेश की थी, मैंने कहा बेटा आपकी अम्मा ने मेरी बेस, उसने बहुत की, लड़की ने भी, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा यू नो आई लव यू एंड एवरीथिंग, लेकिन दिस इज समथिंग आई नो, जब तुम्हारी अम्मी इतनी रिजिड है तो वो नहीं मानेगी किसी सूरत, क्योंकि देयर वर क्लास फेलोज, तो मम को पता तो चल जाता ना। तो फिर शादी हो गई उसकी? नहीं हुई। and the girl was 6 years older than the guy, इसलिए sorry now I remember, sorry that is why I was more worried, क्योंकि लड़की जो थी 6 साल बड़ी थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपकी अम्मी को क्या कहूँ, वो मुझे फिर you know of course फिर 100 चीज़ें आप अपने बच्चों की कराइए, वो इतना फिर एक बैग, तो बेहतर था कि आई स्टेप। अच्छा, दूसरी तीसरी शादी के लिए भी आपके पास आते हैं रिक्वेस्ट के हमें दूसरी शादी करनी है? डिवोर्स केसेस होते हैं, लेकिन जो सेकंड शादी वैसे करना चाहे 1-2 आते हैं, लेकिन उसके नीचे फिर इतनी बैशिंग स्टार्ट हो जाती है कि वो प्रोफाइल्स डिलीट करने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, वो लोग नहीं प्रेफर करते। प्रोफाइल्स डिलीट भी करने पड़ते हैं, बिकॉज सारी बात है, जब लोग इतनी गाली गलोच स्टार्ट हो जाती है। मेरा ये है कि यू नो इन 4 years आई हैव नेवर हैड, मेरी फेसबुक पे कभी इस तरह नहीं आया जिस तरह मैं बाकियों पे देखती हूँ ना, कम इनबॉक्स अंदर आ, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जब ऐसे प्रोफाइल्स आते हैं ना, देन पीपल डू गेट अपसेट कि आपकी बीवी है, आप क्यों कर रहे हैं ये वो, तो देन आई फील इट्स बेटर टू डिलीट। अच्छा, डिवोर्स ख़वातीन या बेवा ख़वातीन की अगर बात करें, उनके रिश्ते करवाने मुश्किल हैं आज के दौर में, या हमारी सोच बदल रही है आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, और मुझे इतना दुख होता है क्योंकि उनकी मदर्स जब मुझे कहती है ना मैम बस प्लीज़ आप कर दे, तो मतलब मैं यू नो इट इज़ सैड, क्योंकि जो डिवोर्स लड़के हैं वो भी प्रेफर करते हैं सिंगल, लेकिन होता है, लेकिन जिसके बच्चे हैं, मेरे तो 5 साल में एक केस था, एक खातून ने मुझे मैसेज किया, तो उसके 3 बच्चे थे, बेवा थी, यंग सी थी 28, तो उसने कहा, मैंने कहा नहीं होगा, उसने कहा मैम मैं आपकी वेबसाइट फेसबुक, मैंने कहा ज्वाइन कर लो, किस्मत का। 3 months later she messaged me, she got married to someone, तो I go कैसे हुआ? She goes मैम उस आदमी के बच्चे नहीं हो सकते थे, तो and they're so happy माशाल्लाह। तो I think कभी right time, right place, right platform, और फिर किस्मत, आपकी किस्मत में ये है, नसीब की बात तो नसीब की बात है। वेरी ट्रू। क्या अभी भी ये होता है, क्योंकि लास्ट टाइम डिस्कशन हमारी हुई तो आपने कहा नहीं खूबसूरत, दोनों पर्सपेक्टिव से ना, जो पहली डिमांड वह खूबसूरती हो, लेकिन क्या ये होता है कि किसी भी प्रोफाइल में सिर्फ अगर ये लिखा हो कि इसके पास किसी और मुल्क की रेजिडेंस? ओह गॉड, आई वुड कट दैट आउट, ओह नो आई वुड नेवर अलाउ दैट, नो मेरे पास कभी ऐसा है, क्योंकि आता तो मैं आई वुड टेल दैट पर्सन कि ये तो सच अ रेड फ्लैग, इसको नहीं ऐसा केस में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी, लड़कों के, बिकॉज आप इतने लोगों से मिलते हैं, बेशक हर एक की अपनी चॉइस है, वो हम साइड पे रखते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे बताइएगा
रेड फ्लैग लड़कियों में कौन से होते हैं जो लड़कों को देखने चाहिए और लड़कों में कौन से हैं जो लड़कियों को देखने चाहिए? आई थिंक जब लड़का लड़की पहली दफ़ा मिलते हैं और अगर लड़का शुरू में इंटीमेट टॉक करे, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। एक अभी रिसेंट एक मीटिंग हुई है कि आई वाज शॉक्ड, तो यू नो, तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग। दूसरा, एक लड़का जो लड़के पहली ही मुलाकात या दूसरी तीसरी मुलाकात में शो करे कि ही डज नॉट लाइक द गर्ल्स फैमिली, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी बीवी आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट करे, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू हर फैमिली एज वेल। ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, अगर लड़का कहे कि जहेज, सो आई एम very against jihaz, and by jihaz I mean even a small needle should not be sent from the girl's space, so I'm very against that। ये तीन चीज़ें मुझे लगता है कि अगर, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जहेज का है कि नहीं कुछ नहीं लेके आना, ओ अच्छा चलो अब आगे अब क्या करें। नहीं, और फिर ये भी होता है कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी मर्जी से अपनी बेटी को कुछ देना चाहे तो दे दें, वो इनडायरेक्टली आप जहेज ही मांग रहे हैं। तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी फर्म। जो मेरी बड़ी बहू है उनकी फैमिली को था कि नहीं हमारी 2 बेटियां, तो मुझे याद है कि मैं जब उनसे फ़ोन पे बात की थी, मुझे से मैंने कहा आप शायद समझ नहीं रही हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने सारी ज़िंदगी इस चीज़ के ऊपर प्रीच किया है, आप, एंड देन शी अंडरस्टूड मी, एंड हमने कुछ नहीं, मतलब एक नीडल नहीं, क्योंकि जब आपने मना करना है ना तो you do आप it the मना right कर way. सकते हैं, You do it आपको the पता right है। way. You do it the right way, हाँ। लड़कियों के पर्सपेक्टिव से रेड फ्लैग क्या है जो लड़कों को देखना चाहिए? जो लड़कों को देखना चाहिए, आई थिंक सम गर्ल्स आर वेरी मटीरियलिस्टिक, वो फिर जाके शादी तक, सो मटीरियलिस्टिक बिल्कुल इस्लाम में है कि लड़की जो है अलग रह सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई लड़की बहुत ज़्यादा इस बात पे स्ट्रेस करे, आप एक अच्छे माहौल में आप कह सकते हो कि आई प्रेफर टू लिव सेपरेटली, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करो तो पहला पॉइंट रख लो कि बस अलग रहोगे तो रहोगे, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है हो सकता है नीयत साफ हो, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ये होगा। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे अलग ही रहने चाहिए। मेरा बेटा अक्सर कहता है मम मैं वापस आ जाऊंगा, तो मैं कहती हूँ क्यों आओगे, खुदा के लिए। मैंने कहा आना तो प्लीज़ अपना अपार्टमेंट बुक करो, यू नॉट लिविंग विद अस। कहता है मेरा घर है। मैं कहा यू नॉट लिविंग विद अस, क्योंकि इतना प्यारा है। आई फील इंडिपेंडेंस होनी चाहिए अपने घर में, जिम्मेदारी भी उठाए ना वो, अपनी मर्जी से, फिर जो मर्जी करना करो। ऑल्सो रिश्तों में आई बिलीव सेफ डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो सेफ डिस्टेंस रहता है तो प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें बरकरार रहती हैं, क्योंकि नो मैटर व्हाट आप जितने मर्जी पॉजिटिव हैं, आपका घर का माहौल जितना मर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि बहन भाई, माँ बाप, औलाद और ये आपस में ये रिश्ते भी टकरा जाते हैं, तो वो तो फिर एक ऐसी शख्स या ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में उस घर के अंदर एंटर हुआ है जिसको आपको जानने में अभी बहुत टाइम लगेगा। सो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सेफ डिस्टेंस हो, ताकि आप प्यार, मोहब्बत, और मैंने देखा है ऐसे रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का एलिमेंट बढ़ जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को मेंटेन रखें, एंड ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अब ओपिनियन देनी भी चाहिए। इस वक्त लोग मुझे देख रहे हैं, आप जो बात करिए कमेंट्स नीचे, हमारे नीचे कमेंट्स भरने। अच्छा, ले गई मेरे बच्चे को बाहर, फौरन आते ही अपनी बातों में उलझाया, निकल गई यहाँ से लेकर उसको, मेरा बेटा, मेरा लाडला। मैंने कहा मैं तो पहले डिस्क्लेमर दे दूं, प्लीज मुझे माफ कर दें, आपको जो करना है आप करें। आपने तो पहले सोच रखा था ना ऐसे ही कि अलग ही बस रहना। मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी ना, बिकॉज वो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो शहर ही डिफरेंट थी ना, तो उस लिहाज से सिचुएशन ही बहुत डिफरेंट थी। लेकिन आपने ये क्या किया सबीन कि वो रहते कहीं और थे, आपने कहा नहीं मेरे घर के पास घर लो, यहाँ पे शिफ्ट होंगे हम। कहाँ? यानी पहले तो देखें, मैंने कहा सेफ डिस्टेंस तो है ना, मैंने ये थोड़ी कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने कहा सेफ डिस्टेंस तो करीब हो तो अच्छी बात होती है, मतलब बहुत ज्यादा करीब नहीं, लेकिन अच्छा ये बात हम छोड़ते हैं। मैं अपने मैके की बात करी, मैं अपनी अम्मी के घर की बात कर रही हूँ, ससुराल की बात नहीं करी। अच्छा चलिए आ जाते हैं, एक और छोटा सा कमेंट ले लेते हैं इसमें। चूंकि ज़रा मौजू भी ऐसा है जिसमें हम जितनी बात करें उतनी कम हमें लग भी रही होती है। ऐसे में बिलखुसूस जब हम लड़की की, अक्सर हम देखते हैं ना पहले कि अच्छा लड़की की माँ की फीडिंग या लड़की की फैमिली की तरफ से चीज़ें का आना, लड़की का शेयर करना, उससे चीज़ें ख़राब होती थी। अब आपको लगता है कि चीज़ें उस तरह से नहीं है, लड़की की फैमिली की इंटरफेरेंस नहीं होती, लड़की की फैमिली की इंटरफेरेंस ही ज़्यादा होती है जो चीज़ों को डिफाइन करती है? अच्छा, मुझे लगता है जहाँ पे मदर इंटरफेयर करती है ना लड़की की, वो शादी कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैंने बहुत ज़्यादा केसेस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग इनबॉक्स भी करते हैं फॉर देयर प्रॉब्लम्स, तो आई थिंक वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज़ जहाँ पे पेरेंट्स स्पेशली मदर इंटरफेयर करे ना
दैट्स वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। आपकी बेटी का कोई शादी होगी, यू नो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ ओल्ड इनफ, लेट हर सॉर्ट हर थिंग्स आउट। और एक औरत ने कभी मुझे लगता है अपनी घर की बात माँ या बाप या फैमिली से नीचे, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स वेरी अब्यूसिव, हाँ वो अलग बात है अब्यूज़, लेकिन अगर जस्ट सिंपल से कोई छोटा सा झगड़ा, क्योंकि बीवी तो फिर ठीक हो जाएगी लेकिन जो माँ बाप है उनके दिमाग से वो बात नहीं निकलेगी, नहीं निकलती कभी, क्योंकि और इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप आपस में चीज़ों को बेहतर रखें। हाँ। 5 मिनट बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आपने उसका खराब कर दिया ना बाहर, वो खराब रहेगा हमेशा खराब के लिए। रहेगा, एक छोटी सी बात और भी, एक जो लोगों की राय होती है स्पेशली इन वेबसाइट्स को लेकर, वो कहते हैं कि जब वो प्रोफाइल देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि जी एज 40 नेवर मैरिड, और आगे देखते हैं डिमांड भी कोई खास नहीं होती, बंदा कहता है यार फिर शादी इसकी पहले हुई क्यों नहीं थी, कोई गड़बड़ है कोई, फौरन से ना माइंड में क्लिक करता है देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाउ डू यू सी दैट? बिल्कुल ये होता है। फिर मैं उन बंदों से जो मेरे पास भी जो 40 और 45 इस तरह के, आई डू आस्क देम, जैसे मेरे पास एक 53 ईयर ओल्ड का बहुत पढ़ा लिखा, सो आई आस्क्ड हिम, आई गो योर पोर्टफोलियो इज वाओ, अलग बात उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, मेरे से 1 साल हो गया, तो मैंने पूछा कि क्यों, तो ही गोस मैंने अपनी पहले बाप की खिदमत की, फिर मैंने माँ की खिदमत की, दे बोथ पास्ड अवे। हाँ, तो यू नो दैट वाज रियली नाइस ऑफ हिम। ओके, तो ऐसे मत जज करें किसी प्रोफाइल को सिर्फ पढ़ के। हाँ, there are some people, हाँ, there are some people। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त गुफ्तगू माशाल्लाह आप करती हैं, और जिस तरह से आप देखिए, एक तो काम आप करें, एक तो आपने पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो जो शेयर किए ना, कि कैसे आप अपनी बहू को लेकर आई, कैसे आपने बच्चों को समझाया बताया, और कैसे उनको आप कहते हैं यू नो लिव योर लाइफ इंडिपेंडेंटली, बड़ा ज़रूरी है। सो ये आज की हमारी गुफ्तगू थी। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे टैक्स से मुतालिक। टैक्स एक ऐसी टर्म है जिससे मुतालिक हम अक्सर बात करते हैं, वैसे बहुत जेनेरिक सा टैक्स की टर्म को समझ रहे होते हैं, फिर जब हम अक्सर उसमें देखते हैं तो अच्छा विद होल्डिंग टैक्स, उसमें इनकम टैक्स, उसमें सेल्स टैक्स, उसमें डिफरेंट हमें उसमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। सो आज हमने सोचा कि हम ज़रा विद होल्डिंग टैक्स, जिसको हतमी टैक्स भी समझा जाता है, उसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। और बिलखुसूस अगर हम सर्विसेज की मद में देखें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांस इन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, अदरवाइज भी, सो आप जितनी भी आपकी इनकम होती है उस पर एक फिक्स्ड, यानी ये जो हतमी टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, ये आप डिडक्ट हो रहा होता है, विच इज़ 15% फिलहाल, मतलब ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। सो आज इसको हम अंडरस्टैंड भी करते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया टैक्स लॉ एक्सपर्ट हैं असद तैमूर साहब, उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। असद बहुत शुक्रिया। एक्सप्लेन ज़रा इसको यहीं से करें ना, विद होल्डिंग टैक्स क्या है और उसे हतमी टैक्स क्यों कहा जाता है? सर देखिए, विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है कि विद होल्ड मतलब जिस तरह एक टैक्स को रोका जाता है, विद हेल्ड किया जाता है एट द टाइम। अब जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कोई सर्विसेज वगैरह देते हैं या आप कुछ गुड सप्लाई करते हैं और वो आपको जब पेमेंट करता है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जिस वक्त आपने सर्विसेज दी या गुड सप्लाई किया और आपने पेमेंट किया, तो उस टाइम जब वो आपको पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट से एक सर्टेन अमाउंट आपका टैक्स काट दिया जाता है। वो तो आप ही का टैक्स है, लेकिन आपसे वो टैक्स रोक देते विद, जिस तरह से नाम से वो जाहिर होता है कि विद होल्डिंग टैक्स है, तो ये टैक्स रोक दिया जाता है और आपका वो टैक्स जो आपने फ्यूचर में देना होता है वो आपसे शुरू में ही वो टैक्स काट लिया जाता है, इसलिए इसको विद होल्डिंग टैक्स कहा जाता है। ओके, और ये जिन लोगों के साथ आप काम करें, जिस फर्म के साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। एग्जैक्टली ये जो एम्प्लॉयर होता है या जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने कुछ सर्विसेज वगैरह दी है, जिसको आपने अपने गुड्स सप्लाई किए, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपका जब आपको पेमेंट करेगा, जिस टाइम एट द टाइम ऑफ पेमेंट, कि वो आपसे वो टैक्स एट सोर्स उसको कट करना है, टैक्स को। रिस्पॉन्सिबल उसमें वो फर्म है, आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय उसका जिम्मेदार नहीं है। देखिए, जहाँ तक विद होल्डिंग का टैक्स है, ये जिम्मेदारी उसकी बनती है एग्जैक्टली। लेकिन टैक्स पेमेंट का जब बात आती है तो वो हम हर बंदा इंडिविजुअली भी इसको रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम रिटर्न्स फाइल करेंगे तो हमें उससे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्या ये इसको इनकम टैक्स समझा जाता है? बिकॉज ज़ाहिर आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप एक इनकम आ रही है, उस पर आप टैक्स दे रहे हैं। जी, विद होल्डिंग का जो टर्मिनोलॉजी है, ये अगर आप इनकम टैक्स में डील करें तो ये इनकम टैक्स होगा, और अगर सेल्स टैक्स में डील करेंगे तो सेल टैक्स, क्योंकि दोनों में विद होल्डिंग होता है। विद होल्डिंग का मतलब टैक्स रोकना, यानी एडवांस में आपसे टैक्स ले लेना। तो ज़्यादातर जो हम लोग काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, एज अ मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करते हैं या स्पोर्ट्स में करते हैं, तो वहाँ पर हमारी इनकम ये होती है, तो ऑब्वियसली ये इनकम की कैटेगरी में आता है, इनकम टैक्स की कैटेगरी में आता है। किस इनकम पे ये विद होल्डिंग टैक्स लागू होता है? ये आपकी वो तमाम जो अर्निंग पाकिस्तान के अंदर कोई भी आप अर्निंग करते हैं, किसी भी, चाहे वो आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट है, नेशनल है, अगर फॉरेनर है,
जिस भी कैटेगरी में अगर पाकिस्तान में आपने कोई सर्विसेज दी है किसी भी हवाले से, तो ये आपके उस कैटेगरी में फॉल करता है और ये टैक्स आप पर अप्लाई होता है। जैसे कोई गैर मुल्की आए या कोई अदाकार आए या कोई गैर मुल्की खिलाड़ी आए, पाकिस्तान में आए, यहाँ पर कमाए, तो उसका टैक्स कितना है विद होल्डिंग? उसका 20% है। फॉरेनर जो खिलाड़ी है उस पर जब टैक्स होगा वो सेक्शन 152 इसको डील करता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उस पर जो टैक्स है वो 20% है। तो हमारे जो अदाकार हैं जो इतना ड्रामे करते हैं, फिल्म्स करते हैं, उनकी एक्टिंग, एड्स एंड एवरीथिंग, ज़रा उनकी लोग ये समझते हैं बहुत ज़्यादा इनकम है उनकी, एक उनके लाइफस्टाइल को देखते हुए लोग ये समझ रहे होते हैं। सो उनका जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 15% है। 15% विद होल्डिंग है, ठीक लेकिन है। ये मिनिमम टैक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अच्छा। बाकी टैक्स पे नहीं करना। अच्छा। ये नहीं, यस बाय द एंड ब्रैकेट्स है इसमें भी? जी सर, सैलरी ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट्स भी होते हैं, इनकम ब्रैकेट्स भी होती हैं? ब्रैकेट्स वो सैलरीड, वो एक और मैं वो और चीज़ है। इनकम की बात कर रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटर, जब आप बिजनेस एज ए इंडिविजुअल के तौर पे काम करते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्रैकेट्स का सिस्टम क्या है। इसको स्लैब्स कहते हैं, इनकम टैक्स लॉ में सही। स्लैब्स कहा जाता है। आप सोल प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, सैलरीड पर्सन है, या एओपी। एओपी का मतलब कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिस तरह पार्टनरशिप फर्म है। तो इनके लिए इन्होंने एक स्लैब्स बना दिए, यानी आप 600,000 तक आके स्लैब है, फिर उसके बाद 12 लाख है, फिर 18 है, इस तरीके से स्लैब चलता रहता है, 41 लाख तक जाता है। 41 लाख तक मैक्सिमम स्लैब होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद स्लैब्स ख़त्म हो जाते हैं। हर स्लैब पे एक सर्टन परसेंटेज है, यानी आपने इतने, अगर आपकी इनकम है तो आपने ये पे करना है, इतनी इनकम है तो आपने ये पे करना है। अब अगर आपकी इनकम 41 से ऊपर हो गई तो आप पर स्ट्रेट अवे 35% टैक्स लग गया। यानी वो मिनिमम तो आपने 41 पे जो टैक्स लगता है वो तो आपने पे करना ही करना है, वो तो हो गया, लेकिन उससे ऊपर जब आप जाएंगे तो 35% करेंगे। अब अगर आपका 15% कट चुका है तो और आप पे टैक्स बन रहा है 35%, तो ये रिमेनिंग 20% आपने फिर पे करना है। सही। अच्छा, ये जो विद होल्डिंग टैक्स जो कि डिडक्शन हो रही होती है, किसी सूरत में एडजस्टेबल होता है, रिफंड हो जाता है, पूरा प्रोसेस है उसका अवेलेबल? जी एग्जैक्टली, इसमें ठीक है। रिफंड है। और आपका जो सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है जिसमें बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लॉ है कि विद इन अ मंथ आपने इसको वापस करना है। ठीक, महीने के अच्छा, कोई अगर नहीं देता विद होल्डिंग टैक्स, एम्प्लॉयर नहीं देता विद होल्डिंग टैक्स, और आपको उसने एक अमाउंट, चूंकि आपने फॉर एग्जांपल सर्विसेज दी, आपका एक तय हो गया उनके साथ कि आप इतने उनसे पैसे लेंगे, वो पैसे उन्होंने आपको दे दिए, उसमें टैक्स डिस्कशन नहीं हुई। अब जब आप रिटर्न्स फाइल करेंगे तो क्या आप उसमें बताएंगे कि ये आपको अमाउंट जो आई थी इसमें डिडक्शन हुई थी नहीं हुई थी, बिकॉज आपको नहीं पता कि हुई थी या नहीं हुई थी। ऐसी सूरत में क्या होता है फिर? ऐसे सिचुएशन में ये होता है अगर टैक्स डिडक्शन हो जाता है तो आपने टैक्स सर्टिफिकेट लेना है। ओके, ठीक है, टैक्स सर्टिफिकेट लेना है। और अगर डिडक्शन नहीं हुई तो टैक्स सर्टिफिकेट वो आपको दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो आप, अगर आप टैक्स सर्टिफिकेट मांगेंगे भी तो आपको कहेंगे कि जनाब हमने आपसे टैक्स काटा ही नहीं है, तो टैक्स सर्टिफिकेट किस चीज़ का? तो टैक्स सर्टिफिकेट जिम्मेदारी होती है, जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हो जो आपका डिडक्ट करता है वो उन्होंने आपको टैक्स सर्टिफिकेट नहीं, भी देना। अगर उस शख्स ने, एम्प्लॉय ने, ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया हुआ और आपको भी नहीं पता, जी, उस केस में क्या करें? उसमें फिर आपको देना है? उसमें फिर आपने अपना टैक्स तो पे करना है। अपना पे अपना करना टैक्स पे करना है। जनाब आप कैलकुलेट करेंगे अपने अमाउंट को, जो टैक्स बनेगा। ये तो एडजस्टमेंट उस वक्त होती है ना जब आपने टैक्स पे किया है, टैक्स तो आपको कैलकुलेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप पे 35 लाख का टैक्स बन गया, अब आपने देखना कि मैं इस 35 को कम से कैसे कैसे करूं, तो आपने देखना यार उधर भी मेरा टैक्स कटा, इधर भी कटा, इधर भी कटा है, तो वो सारे एडजस्ट करके आखिर में आपके 5 लाख रुपए रह जाएंगे, वो आप पे कर देंगे। अदरवाइज आपने 35 लाख रुपए जमा करने। वो जमा कराने। अच्छा, जब टैक्स रिटर्न कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा ये भी बताएगा, लेट्स सपोज अगर मेरे 4-5 बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें से एक्टिव सिर्फ 2 हैं। एक्टिव में एग्जांपल दे रही, मेरे नहीं है। अच्छा, ओके। तो उसमें से 2 एक्टिव हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, एक सैलरी के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो चलें एक सेविंग के लिए या नॉर्मल घर की यूज़ के लिए, बाकी के जो 3 अकाउंट्स हैं वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। क्या मुझे वो शो करवाने हैं वहाँ पे? इन एनी केस वो मुझे उसके भी स्टेटमेंट्स, उसके भी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मुझे शो करवाना है, चाहे वो 0 रुपीज़ ही या वो एक्टिव नहीं है तब भी, मतलब एक्टिव इन द सेंस कि वो वैसे एक्टिव है, मेरे यूज के पर्सपेक्टिव से एक्टिव नहीं या बहुत कम यूज हुआ है, जी, बहुत हाँ, कम, बहुत 1-2 कम ट्रांजैक्शंस use के लिए। देखिए बाय लॉ तो आपने उसको शो करने हैं, आपके है। जितने भी बैंक अकाउंट से सारे शो करने हैं। अगर ना करूँ, अगर नहीं करेंगे तो उसमें कोई मसला आपको नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। वो बीआर वाले आपको कोई मतलब उस पे कोई लेकिन अगर थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन हो तो फिर मसला नहीं है तब कोई भी? थोड़ी अगर टैक्सेबल इनकम उसमें नहीं है, ये थोड़ी ट्रांजैक्शन क्या है, कितनी तो amount है? देखिए आपकी इनकम है, आपके मिसाल के तौर पर अगर आपका 500 के बैंक्स के इनका ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट किया जाता है और उसमें समझा जाता है कि आप पर इतना आपने इतनी अर्निंग की है या अर्निंग नहीं है, आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई 10 लाख 20 लाख 25 यानी 6 लाख रुपए से ऊपर हो गए, ओके 600,000 से आपके ट्रांजैक्शन ऊपर हो गए, तो यू आर लायबल कि आप एक्सप्लेन करें कि पैसे कहाँ से। अच्छा, किसी भी अकाउंट में अगर एक साल में 6 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस हैं तो आपने उसको रिटर्न्स में शो करना है। शो करना, ये आपकी इनकम है। 6 लाख तो बेहद तक टैक्स नहीं है, 6 लाख से ऊपर टैक्स शुरू हो जाता है।
अच्छा और नहीं, लेकिन देखें फॉर एग्जांपल, सॉरी आप, फॉर एग्जांपल मेरा एक अकाउंट है, सैलरीड अकाउंट है, मैं उसी में से अमाउंट दूसरे अकाउंट में डाल देता हूँ और फिर उसको मैं हल्का फुल्का यूज़ जो भी मैंने करना है, सेविंग जिससे आप कहते थे वो करना है, उसमें इनकम तो नहीं आ रही, नहीं, वो वो मेरा तो मेरी आपके ही अपनी अमाउंट है है, वो ना, यूज़ कर, हाँ, वो फिर शो नहीं करना उन्हें मुझे। उसमें कोई वो मसला तो नहीं, saving के तो आपके perspective से होता है। अगर सोर्स हो मालूम सके हो गया ना, बात तो। सो असल में तो सोर्स है कि जनाब आप अपने अकाउंट से अगर पैसे उसमें डाल रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे में, तो नो आप ट्रांजैक्शन करते अगर हैं, मुझे भाई मेरे पैसे भेज दे तो फिर भी मुझे बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगी फॉरेन बताना रेमिटेंस पड़ेगा ना है कि भाई, जनाब मतलब- आपके पैसे क्यों भेजे, भाई ने भेजे, क्यों पहली बात तो भाई भेजेगा ही, क्यों कोई नहीं क्यों भेजते। भेजते हैं ना? नहीं भाई, मेरे भाई भेजते हैं, फॉरेन रेमिटेंस में आता है। फॉरेन वाले नहीं भेजते, यहीं वाले भेजते हैं। नहीं, वो फॉरेन उतनी वाले amount आप ही कह रहे भेजे। वो टैक्स लगता है उस अमाउंट पे, वो अमाउंट कह रही हूँ। अच्छा, नहीं फॉर एग्जांपल होता है ना कि आउट ऑफ लव आपके अब्बू ही आपको भेज दे पैसे, भाई भेज दे, बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन ऐसे फिर भाई एफबीआर वाले हमारे उनसे पूछा अगर उन्हें आपको 10 करोड़ रुपए भेज दिए, नहीं इतने तो खैर नहीं भेजते वो। ठीक है ना, उनसे पूछे कि जनाब आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से, नहीं अगर फॉर एग्जांपल करोड़ की बात नहीं, मैं बात ही कर रहा हूँ कि ऐसे 5-10 लाख रुपए कोई कभी मसला कभी। नहीं, इसमें मसला नहीं है। आपके लिए कोई मसला नहीं अगर आपके वालिद साहब ने या भाई ने भेज दिए, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये पैसे कहाँ से आए। आपके पास तो गिफ्ट आया ना, तो यू आर नॉट, आप बाउंड नहीं हो उसको Bound बताने नहीं के है। एंड लिए। इफ दे आर नॉट जिसने- फाइलर एंड यू आर फाइलर तो मसला तब भी कोई नहीं कोई है। मसला नहीं, आपके अब्बू भाई आप भेजे मुझे, भाई तुम भेजो, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, भेजो मुझे पैसे। इससे कोई कुछ नहीं कहेगा, आपसे जरूर पूछ लेंगे कि पूछिए। आपने कहाँ से कमाए, बताएं। हमने कौन से करोड़ मुझे भेजने हैं, उसमें नहीं पूछेंगे जितने पैसे मुझे अच्छा भेजते सही। हैं। अच्छा फिर ये कैश वाले तो बड़े फायदे में रह जाते हैं। इसलिए तो बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली कोई इवेंट करो, कैश लो, ना टैक्स की, ना उन्हें टैक्स की झंझट, ना आपको टैक्स। अगर हम मिल जाए बिल्कुल तो। इसको प्रमोट नहीं कर रहे, इट्स बिकॉज आप हमेशा यही होता है कि आप प्रॉपर वे में ट्रांजैक्शंस करें, और हमारा जो लॉ है, हमारा जो सिस्टम है, वो भी इसी चीज़ को प्रेफर करता है, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतने हमारे जो कवानीन है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो सकेगी, और हम इकॉनमी को भी बेहतर कर सकेंगे। और तो आजकल दिस इज़ वेरी तो- इंपॉर्टेंट कि अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, Yes. अपने टैक्स को रिटर्न करें। आप फाइलर नहीं हैं तो आप फाइलर बने, क्योंकि फाइलर होने के बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि आपको पता चल जाएंगे। नॉन फाइलर होने के बहुत सारे नुकसान आते हैं, जो कि आप कहते हैं ना हमने जी एसेट डिक्लेयर नहीं कर रहे, आप नॉन फाइलर होके इतने पैसे दे रहे होते हैं, आप ऑलमोस्ट डबल टैक्स दे रहे होते हैं एज कम्पेयर टू फाइलर। एम आई राइट? यू आर राइट। तो इसलिए फाइलर हो जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो फाइलर नहीं है या नहीं होते फाइलर, जो नहीं फाइल करे अपने रिटर्न्स को, विद होल्डिंग टैक्स को फाइल नहीं करे, उन पे पेनल्टीज भी होती हैं कोई? यस, देखिए अगर आपका एक सर्टेन अमाउंट, जिस तरह मैंने बताया ना कि आपके अगर कुछ खास प्रॉपर्टी है और ये आपकी इनकम है और आप नहीं कर रहे, तो पेनल्टी है, और आपको वो सारी चीज़ें अनडिक्लेयर्ड, सबसे नुकसानदेह चीज़ ये होती है कि आपकी वो प्रॉपर्टी अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है, यानी उसका सही। कोई आपने डिक्लेयर नहीं किया, और फिर उनकी मर्जी होती है बिहार की, वो जितना मर्जी आप पे टैक्स लगाए। अच्छा, और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब अब जो आने वाले कुछ कवानीन ऐसे आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा फ्यूचर में, अभी इन्होंने इस पर थोड़ी सख्ती नहीं की, क्योंकि हमारे मुल्क के लोग उस तरह अब नहीं वो नहीं है कि एजुकेटेड कि उसको करें। आने वाले कुछ अरसे में ऐसी सख्ती आ रही है जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है, आपका पासपोर्ट वो ब्लॉक हो सकता है, सिम कार्ड तो उन्होंने ब्लॉक करना शुरू कर तो कर दिए दिया थे ना, कर दिया। हाँ। इसी तरीके से आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, आप बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आप आने वाले, और एक और बात, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में मतलब जाते हैं एज ए विजिटर के तौर पे या बिजनेस के तौर मांगे पे, जाते तो हैं आपसे आपसे। ये डॉक्यूमेंट सारे Documents मांगे मांगे जाते हैं। जाते फाइलर्स मांगे, हाँ ये मांगे सारे जाता है कि documents आप मांगे। स्टेटमेंट के अलावा आप बताएं कि आप फाइलर हैं नहीं है। फाइलर। शौहर की तरफ से जो पैसे बीवी को जाते हैं मंथली, फॉर एग्जांपल आप उसके अकाउंट में भेज रहे हैं एज अ पॉकेट मनी, जो भी आप यूज़ के लिए भेज रहे होते हैं वाइफ को, क्या उस पर फॉर एग्जांपल अगर 6 लाख से ज़्यादा हैं, सो क्या उस पर भी बताना पड़ेगा वाइफ को, और वो फाइलर होना चाहिए उसको? नहीं, उसके लिए तो ये वो टैक्सेबल इनकम नहीं, वो एग्जेम्प्ट है। टैक्स Exempt है वो। हाँ, वो आप अगर आप शौहर की तरफ से आमदनी एग्जाम्प्ट है। क्योंकि उस पर टैक्स शोहर पे कर चुके हैं। यस, तो बीवी आराम से शौहर से पैसे ले, कोई मसला नहीं है। कोई आपको अगर गिफ्ट में पैसे भेज रहा है ना, तो ऑब्वियसली आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, जो भेज रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो इतने पैसे कहाँ से ला और वो अगर ऑलरेडी फाइलर है तो फिर तो मसला ही नहीं है ना, मसला ही वो नहीं। तो फाइलर है, उसने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, उसने रिटर्न्स अपने फाइल किए हुए हैं, टैक्स दिया हुआ है, तो वो आगे पैसे दे तो कोई मसला नहीं है। सर थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया मच, जी। साथ मौजूद थे, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे इस टैक्स लॉ से मुताल्लिक। हमें बढ़ना बिग ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और जब हम आर्ट्स की बात करते हैं और इसमें अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर लें,
सो यूँ तो बहुत से अंदाज होते हैं, बहुत से एक्सप्रेशंस इसमें होते हैं, लेकिन आज जिस पे हमें बात करनी है वो है कथक डांस। इस पर आज हम बात करेंगे, थोड़ी इसकी हिस्ट्री से मुतालिक बात करेंगे, पाकिस्तान में इसके रुझान की बात करेंगे, कितना इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं, कैसे उसको सीख रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और एक ज़बरदस्त, वेरी वाइब्रेंट, वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑनेस्ट वेरी ऑनेस्ट, Very honest. लास्ट वाली बात ज्यादा ज़रूरी है। ज़ैनब डार साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। शी इज़ लवली वुमन। जिस तरीके से वो खुद कर रही हैं कथक डांस को परफॉर्म, सिखा रही हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स को पढ़ाती हैं एक यूनिवर्सिटी में, तो उनको आज करते हैं वेलकम। एंड शी इज़ लुकिंग फैबुलस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। यू लुक Lovely लवली माशाल्लाह, वाइब्रेंट कलर्स, एंड आई एम श्योर आपकी पर्सनालिटी भी इतनी लाइवली है। जी बेटा, हमने ब्रेक में आपसे बात की तो हमें अंदाजा हुआ है वैसे। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो शख्सियत है वो रंग जो हम ओढ़ते पहनते हैं वो हमारी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। वाह। तो ये सब हमारी मिट्टी के, हमारी धरती के रंग हैं। और क्योंकि मैं इस कल्चर, इस आर्ट से जुड़ी हूँ, सो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दिस कल्चर आई वेयर इट। सबीन उठो, चले। तुमने ब्लैक पहना है, मैंने भी डार्क पहना है। मैंने ब्लैक हम पहना हुआ है। मुझे हम पता क्या होता है करें? इतनी आप लोगों ने vibrant बेटा personality- शदीद अंग्रेज रंग पहने हुए हैं। नहीं, वैसे आई लव पिंक, आई लव ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे कलर्स में बहुत ज्यादा पहनती हूँ, पर मुझे पता होता है आज इतनी वाइब्रेंट पर्सनालिटी आज हम मैंने भी क्यों colours नहीं पहन पहना के आ रहे ऑरेंज या पिंक। एनीहाउ, अच्छा लेकिन जी, मुझे ज़रा सूट ना करता ऑरेंज पिंक, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आपने पिंक पहना हुआ है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज रंगों का कोई जेंडर नहीं होता है, ये हमें थोड़ा बताना है। अच्छा जी, कितना अरसा हो गया आपको इस आर्ट के साथ? बेटा आर्ट फॉर्म्स तो मैं बहुत सी प्रैक्टिस करती हूँ। माशाल्लाह। थिएटर के साथ मुझे 3 दहाइयों से ऊपर हो गया है। 8 बरस की उम्र से मैं थिएटर से वाबस्ता हूँ। और कथक के साथ मुझे लगभग 15 साल। यानी आप 38 साल की हैं? जी नहीं। बिल्कुल नहीं। सरासर झूठ है, मैं 48 साल की हूँ। तो वो ऑनेस्ट है, तो वो एज के मामले में भी ऑनेस्ट है। आपने देखिए इतना सीखा, इतना आप सिखा रही हैं, इतना आपने काम किया, दहाइयों का तजुर्बा है, गर्दन में सरिया क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि बेटे हमारे जब हम कथक सीखते हैं तो कुछ श्लोक हैं जो हम सीखते हैं जो आज से कोई 5000 साल पहले लिखे गए थे। ओके। वो हमारी, आप यूँ समझिए कि हमारे लिए बहुत एक मुकद्दस किताब है परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से। उसमें ये कहा जाता है बेटा कि इल्म हमें आजिज़ करता है, और जब हम आजिज़ होते हैं तो हमारा किरदार तश्कील होता है। जब हमारा एक किरदार बन जाता है तो वो हमें अच्छे काम करने पर मजबूर करता है, और जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें सुकून कल्ब मिलता है। सो इल्म वो है जो आपको सुकून कल्ब दे, और उसका रास्ता आजिज़ी से है, गुरूर से नहीं है। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया। और मेरे मन में क्या चल रहा था, यही क्लिप जाएगा रील के लिए, अरे देखिए बेटा, म्यूजिक। कट टू कट म्यूजिक। ऐसा है बेटे जान कि ये ना बहुत ज़मीनी आर्ट फॉर्म है, ये मिट्टी से जुड़ी है, क्योंकि कथक की जड़ जो है ना वो फोक है। इट्स एन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, और कहानी जो है बेटा वो हर माशरे, हर कल्चर की जड़ होती है। वी आर हु वी आर बिकॉज ऑफ द स्टोरीज दैट वी लिसन टू एंड द स्टोरीज दैट वी टेल। तो हमारी सारी मीरास, हमारी पूरी सकाफत उन कहानियों में है। तो ये फ़न इतना ज़मीनी है कि ये आपको मगरूर होने नहीं देता। और वैसे भी मेरा मानना है कि अकड़ता इंसान सिर्फ मर के है, तो अगर आप में तकब्बुर आ गया तो आप अंदर से मर चुके हैं, फिर आप जिंदा नहीं हैं। जबरदस्त, मेरा What ख्याल है। keeps you so positive? एक तो बेटा मैं बेवकूफ़ाना हद तक ऑप्टिमिस्टिक औरत हूँ। Wow. हाँ। What a sentence. या इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये बेटा कि जहाँ किसी को उम्मीद नज़र नहीं आती, मुझे आपको वहाँ भी दिख नजर जाती आती है। है। उसकी कुछ वजूहात, एक तो कुछ मेरे उस फ़न से जुड़ी हैं, क्योंकि हम जो दुख तकलीफ़ फेस करते हैं वो हम अपने फ़न के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं, तो हम अंदर से बिल्कुल ठहरे हुए और साकत रहते हैं। हम एक कामनेस है हमारे अंदर। वो जो एक इस्तराब और एक चपकलश जो इंसान के अंदर चलती है, या जो एक जंग चलती है कभी एक जंग चलती है, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन, सब तो हम आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं। तो हम अंदर से बिल्कुल एक ठहरी हुई झील की तरह होते हैं, वाओ, पुरसकून और गहरी।
वाओ। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है बेटे जान कि नाउमीद होना दुनिया का आसान तरीन काम है, और मुझे लगता है कि नाउमीदी जो है वो ईमान की कमज़ोरी की मिसाल है। तो इफ़ यू हैव फेथ इन गॉड यू विल ऑलवेज बी होपफुल, बिकॉज होप मीन्स यू बिलीव इन द मिरेकल ऑफ गॉड। आप ऐसी पर्सनालिटी जिनसे हमें ये वाइब आ रही है कि वी कैन टॉक एनीथिंग, लिटरली वी कैन आस्क एनीथिंग, किसी बारे में भी बात वी कैन कर डिस्कस एनीथिंग। वो एक उस्ताद वाला जो एक और है माशाल्लाह आपका, इट्स अमेजिंग। एंड आई एम श्योर आपके स्टूडेंट्स वेरी They are ब्लेस्ड blessed. बिकॉज वाकई आर्ट को समझना ये एक बहुत बड़ी बात है और उससे आप कितनी चीज़ें सीख सकते हैं। आई एम वेरी हम्बल्ड बेटे, और मैं शायद दुनिया में उन चंद खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हूँ जिसकी झोली में खुदा ने इतनी मोहब्बतें डाली हैं, जिसमें सिर्फ मेरे आसपास के लोग, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त नहीं, मेरे शागिर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है। माशाल्लाह। तो ये जो मोहब्बत आप मेरे अंदर देख रहे हैं, इसका काफ़ी हिस्सा उनकी तरफ से मुझे मिला है जो मैं आगे बांटती हूँ। ज़बरदस्त, बहुत बहुत अच्छी बात है। वाह। अच्छा, कथक कितना रुझान इस वक्त पाकिस्तान में है? आपके पास कितने फ्रिक्वेंटली लोग आ रहे हैं? क्लासेस क्या भरी होती हैं? फिर सबको स्लॉट्स जो है वो लोगों को टाइम देना पड़ रहा होता है, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं। अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं जो मैं पहले वाज़ेह करती चलूँ। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि कथक इज़ बॉलीवुड इंस्पायर्ड, इट्स नॉट। ठीक है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि घुंघरू पहन के वो कुछ भी कर लेंगे तो वो कथक कहलाएगा, इट्स नॉट। ओके। कथक एक कदीम तहज़ीब है, और इसको समझने के लिए जो एक मेंटल मैच्योरिटी और एक ठहराव ज़रूरी है, ज़ाहिर है कि उसका कुछ फुकदान है हमारे माशरे में, क्योंकि सही। सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों की तवज्जो 30 सेकंड से ऊपर की है नहीं है। और हम कथक को साधना का नाम देते हैं। इट्स लाइक मेडिटेशन, इट्स अ प्रेयर, और उसमें हमें घंटों घंटों लगाने पड़ते हैं। तो वो पेशेंस को इनकलकेट करना बच्चों में, शुरू में मुझे लगता था कि ये मुश्किल काम होगा, और शायद मैंने इसीलिए कभी सिखाने का सोचा नहीं था। ओके। मैंने सीखा और मैं अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए इसको ज़रूर करती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कथक की उस्ताद बनूंगी। फिर एक दो बार ऐसे हुआ कि मैंने कुछ लोगों को देखा परफॉर्म करते हुए, और उन्होंने वो जो भी कर रहे थे उन्होंने उसको कथक का नाम दिया, तो थोड़ा सा दिल दुखा और मैं फ्रस्ट्रेट हुई, और मैंने कहा कि ये तो फ़न के साथ जुल्म और ज़्यादती है कि आप उसका एक नामुकम्मल अधूरा चेहरा लोगों के सामने ला रहे हैं, जबकि लोगों को इसकी बाबत इतनी मालूमात भी नहीं है। तो आप उन्हें जो दिखाएंगे वो उसी को सच समझेंगे। तो मेरी एक दोस्त मेरे साथ बैठी थी और उन्होंने मुझे कहा, अच्छा तो तुमको इतना बुरा लग रहा है तो तुम सही करके बता दिया करो। उन्होंने ठीक बात की है। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, और इसका क्रेडिट बिल्कुल मैं अपनी दोस्त को देती हूँ कि उन्होंने मुझे पुश किया टू स्टार्ट दैट प्लेटफॉर्म। जब मैंने आगाज किया बेटे, तो मेरे पास 2 शागिर्द थे, जिनमें से एक मेरी वही दोस्त थी। अच्छा। और उन्होंने मुझे इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो ये उनको था कि ये बददिल ना हो जाए कि हाय अल्लाह, I'll make sure that you do it. हाँ, तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि ये बददिल हो जाए कि बस एक ही शागिर्द है। तो उसने कहा अच्छा दूसरी मैं। ओके। तो मैंने बेटा आज से जब 3.5 बरस पहले कथक के प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया, तो हम 2 शागिर्द थे मेरे पास। इस वक्त 16 हैं। ज़बरदस्त। और जब मैंने इसको शुरू किया तो मुझे कभी लगा नहीं था कि हमारे यहाँ लोगों में इसको सीखने समझने की पेशेंस या वो डेडिकेशन या वो डिवोशन है। लेकिन मैं ख़ुद बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज थी। मेरे लिए एक बहुत एक खुशनुमा एक्सपीरियंस रहा ये कि लोग मिलते गए और काफ़िला बनता गया, और मेरे पास इतने प्यारे शागिर्द हैं। आप यकीन करें कि हमारी कथक की क्लास कम और एक कथक की फैमिली ज़्यादा है। वो तो आपकी वजह से है। तो नहीं बेटे, सबकी वजह से है। याद रखिए कि मोहब्बतें हमेशा 2 तरफा हुआ करती हैं, एक तरफा सिर्फ अदावतें और नफरतें होती हैं। मोहब्बत वो है जो 2 तरफा हो बेटा। Agreed. ये जो चीज़ है ना, हमारा काम है बेटा बीज बोना। देखिए, एक उस्ताद रास्ता दिखाता है, चलना आपको खुद है। अब कौन बच्चा किस रफ्तार से और किस तरह से उस रास्ते पे चलता है, ये उसके ऊपर है।
तो हम तो बेटा सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, एक उस्ताद का यही काम है। तो मैं यही करती हूँ, मैं उनको रास्ता दिखाती हूँ, फिर वो उनके ऊपर है कि वो उस पे चलते कैसे हैं? उस पे कैसे चलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं मेरे पास जो इसको प्रोफेशनली लेकर चलना चाहते हैं, जो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके बचपन की ख्वाहिश थी और वो कभी सीख ना पाए, और वो आई हैव अ स्टूडेंट हु इज़ अ ग्रैंड मदर ओके। एंड इट वॉज हर चाइल्डहुड ड्रीम। तो मैंने उनसे कहा कि आपको तो मैं मना कर ही नहीं सकती, मैं किस मुंह से आपको मना करूं कि मैंने आपको नहीं सिखाना। वो भी सीखती हैं। मेरे पास एक ऐसी खातून भी आती हैं जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, वो बहुत इंटेंसिव फुटवर्क नहीं कर सकती, हम अपर टॉर्सो पे काम करते हैं। तो हम जो इसकी रूह समझता है और जो इसको दिल से सीखना चाहता है, हम उसे मना नहीं करते। वंडरफुल। मतलब सीख जाते हैं लोग। अक्सर लोग होते हैं ना, वो नहीं भी आ रहे होते, वो कहते हैं जी हमें डांस आता ही नहीं है। बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम पैदा होते हैं हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं। जब एक बच्चा बोल नहीं पाता, वो पाँव मार के बताता है ना कि वो तकलीफ में है, वो हाथ मार के बताता है कि आप उसको गोद उठा लें। सो इसका मतलब ये है कि हमारी जुबान से पहले हमारा जिस्म बोलता है। डांस इज नथिंग बट दैट एक्सप्रेशन। उसी चीज को जब हम रिदम में ले आते हैं, वही चीज जब फ्लो में आती है तो वो रक्स कहलाती है। ये तो हम बेटा बहुत मेहनत करके खुद को रक्स से अलग करते हैं, वरना हम तो पैदा होते ही हमारे आज़ा बोलने लगते हैं। अगर हम उस वक्त खुद पे रोक ना लगाएं या बच्चों पे रोक ना लगाएं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि रक्स की बाकायदा तालीम आपकी शख्सियत में जो निखार पैदा करती है, जो ठहराव पैदा करती है, जो पॉइज देती है। ये आप देखते हैं ना आजकल के बच्चे पैर घसीट घसीट के चल रहे हैं, ऐसे जैसे इंसान नहीं आलू की बोरियां हैं जो घिसट रही हैं ज़मीन पे, तो उसको उठाया नहीं जा रहा और इतना बोझ लदा हुआ है ऊपर, कांधे झुके हुए हैं, क्राउच किए हुए हैं, लेटे पड़े हैं, सोफे पे बैठना नहीं आता, पोस्चर सीधे नहीं है, कांधे टेढ़े हैं, लॉपसाइडेड हैं, दो पैरों पे सीधे खड़े नहीं हो सकते, यहाँ से कूल्हे निकल जाते हैं। ये तमाम मसाइल हैं ना। बिल्कुल आई है। कांटेक्ट नहीं करते हैं। आप उनको 4 महीने कथक सिखाएं, ऐसे सुथरे होके निकलेंगे। मेरा ख्याल है आपने बहुत सारे लोगों को सुथरा किया। आपकी सोच। अच्छा, स्ट्रिक्ट टीचर हैं। मैं बेटे देखिए, कथक मेरा के शुरू से perspective जिंदगी पूछ का एक असूल रहा है कि जब आप किसी को सोने का नवाला खिलाते हैं तो शेर की आंख से देखना ज़रूरी होता है। मोहब्बत जो है ना, वो अपनी ज़ात में बेटा एक बहुत ताकतवर जज्बा है, और उसके खो जाने का डर इज़ मोटिवेशन इनफ। तो मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं वो उस पैशन और उस मोहब्बत से जुड़ते हैं। वो मोहब्बत कहीं छूट ना जाए, वो ताल्लुक़ कहीं टूट ना जाए, ये काफ़ी होता है उनकी मेहनत करने की मोटिवेशन के लिए। वाह, जबरदस्त। खवातीन ही क्यों आती हैं कथक डांस में? नहीं बेटे, अच्छा, ये तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ओके, नॉर्मली हमने यही देखा है नहीं, कि- लड़के ओके, आते हैं, कम आते हैं। ओके, देखें, ऐसा है ना कि हम स्टीरियोटाइपिंग बहुत करते हैं। यस, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस। जी, लड़के आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं Okay. आते। मेरी क्लास में एक बहुत प्यारा बच्चा है जो आता है, और Okay. वो मेरा बहुत दिल के करीब है वो बच्चा, और वो बहुत शौक से सीख रहा है। ऐसा होता है बेटी जान कि जब हमारे घरों में बेटा बेटियां ये सब होते हैं ना, जब हम उनकी परवरिश कर रहे होते हैं तो हम बच्चियों को सॉफ्ट साइड पे रखने की कोशिश Yes. करते हैं और लड़कों को बिला वजह हार्डर साइड पे रखने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनको कैसे डैमेज करते हैं। जब कोई बच्ची रोती है तो आप उसे कहते हैं क्या रो रही हो, मर्द बनो। जब कोई लड़का रोता है तो हम उसे कहते हैं तुम क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। दिस इज सॉफ्ट कंडीशनिंग। हमने लड़कों को ये बताया कि आप नर्चरिंग रोल्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों लड़के नर्सिंग में नहीं जा सकते? क्यों लड़के प्राइमरी टीचर्स नहीं बन सकते? क्यों लड़के मेकअप आर्टिस्ट्स नहीं बन सकते? क्यों लड़के इन फील्ड्स में नहीं जा सकते, परफॉर्मिंग आर्ट्स में नहीं जा सकते, रक्स में नहीं जा सकते? क्यों? और क्यों लड़कियां एस्ट्रोनॉट्स नहीं बन सकती? क्यों बनती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं, लेकिन व्हाट परसेंटेज?
तो एक तो उसमें बेटा लड़कों के इस तरफ कम आने की एक बहुत बड़ी वजह जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी है। बिल्कुल है। और ये मैं हर फोरम पे कहती हूँ कि रक्स, थिएटर, म्यूज़िक, पेंटिंग, पोइट्री, लिखना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इजहार राय और जज्बात की अक्कासी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर मैं आपको ये नहीं कह पा रही हूँ कि मैं दुखी हूँ तो मैं गा सकती हूँ, मैं गा के बता सकती हूँ, मैं रक्स में बता सकती हूँ, मैं शायरी में बता सकती हूँ। लेकिन हम वो अपरेटस छीन लेते हैं आपसे। हम कहते हैं बेटा ए ग्रेड लाओ, टॉप करो, मेडल लो, एक अच्छी सी डिग्री करो और बेटा चढ़ जाओ नौकरी की रैट रेस में। जिस माशरे में बेटा एक्सप्रेशन नहीं होता ना, वो अपनी जगह ठहर जाता है, वो ग्रो नहीं करता, प्रोग्रेस नहीं करता। जब वो ग्रो नहीं करता, आप देखें जैसे इंसानी जहन है ना, इंसानी जहन बहुत फर्टाइल है, लेकिन आप उसकी खिड़कियां बंद कर देंगे, आप उसके दरवाजे, उसमें रोशनी आनी बंद हो जाएगी तो वो जगह बंजर हो जाएगी, उसमें खाद ही नहीं पड़ेगी ना। जब हम एक्सप्रेस नहीं करते तो हम वो ठहरा हुआ पानी बन जाते हैं जिसमें कुछ अरसे के बाद जरासीम पलते हैं, बदबू आती है, सड़ांत पड़ जाती है। तो इसीलिए आप देखें माशरे में किस कदर फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, एंगर इश्यूज हैं। लोग एक्सप्रेस नहीं करते, उनके बेटा पास आप देखें, प्लेटफॉर्म आप नहीं है। किसी को, अब मेरा रोने को दिल कर रहा है पर मुझे कहते हैं ओहो प्लीज मत रोना, तुम रोगी तो हमारा क्या बनेगा, हमारे हौसले टूट जाएंगे। क्यों ना रोएं? एक जेन्युइन इमोशन है, गुस्सा आ रहा है, निकालो कहीं पर, एक्सप्रेस करो, बजाय इसके कि तुम फिजिकल होके किसी को फेंट दो या किसी के दांत तोड़ दो या किसी औरत पे हाथ उठा दो। उसको कहीं तो निकालो, एक्सप्रेस करो, तरीके से सिखाओ उनको, Channelize करना बहुत चैनलाइज important करो है। अपनी इमोशंस। देखो बेटा, जिंदगी सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस पे ऐसा तो नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता या मुझे दुख नहीं होता या मुझे चिढ़ नहीं चढ़ती या इरिटेशन, सब होता है, लेकिन मैं उसको चैनलाइज करती हूँ। आप उसको अपने काम के लिए ईंधन बनाएं, बजाय इसके कि आप उसको अपने अंदर एक नासूर की तरह पालें और फिर माशरे का एक मनफी फर्द बनकर जिंदगी गुजारें। देन व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन एज अ ह्यूमन बीइंग? दैट इज माय क्वेश्चन। हम सब इस दुनिया में आए हैं, खुदा ने हमें बनाया है, कोई मकसद है ना तो बनाया। बिल्कुल। हमारे पैदा होने के पीछे एक मकसद है। बिला वजह तो उसने घास का एक जर्रा भी नहीं बनाया, मिट्टी का एक जर्रा भी नहीं बनाया, तो फिर इतना बड़ा हाड़ मास का इंसान बिला वजह कैसे बना दिया? हो नहीं सकता। आपका कोई मकसद है और उसको ढूंढने के लिए जरूरी है कि आपको मेंटल क्लैरिटी हो। जब मैंने कथक सीखा बेटा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि आफ्टर लर्निंग कथक आई चैनलाइज माय इमोशंस बेटर, because now I have a very beautiful way to express it. मुझे गुस्सा आता है तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं गुस्सा किसी सामने वाले पर निकालूं, मैं तांडव करके भी निकाल सकती हूँ। मैं खुश होती हूँ तो मैं लस्सियाँ करके निकाल लेती हूँ। बाहर का मौसम आता है तो मैं श्रृंगार रस करके उसको सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो बेटा ये तो इट्स एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग, वो तो आप उसमें जितना गुड़ डालेंगे वो उतना मीठा होगा। ये इतने मुश्किल मुश्किल नाम बीच में लिए हैं, ये तो बहुत टाइप्स हैं कथक में। ये बेटा कथक की मुख्तलिफ Okay. इस्तिलाहात है। सॉरी वो फ्लो में निकल गया आदतन। तीन मुश्किल लफ्ज आपने लिए, मैंने कहा हो अब मैं क्या पूछूं। लेकिन इस वक्त वो लोग भी तो हमें देख रहे हैं ना, जो हाँ, कि जो समझते हैं कथक इसको। को समझते होंगे, तो उनके लिए तो बड़ा जबरदस्त एक कनेक्शन बिल्ड डिजिटली भी आप इसको लेकर चलती हैं, यूट्यूब पे कहीं और पे क्लासेस और बेटा मैं समथिंग? इस मामले में थोड़ी सी जाहिल हूँ मैं ना क्योंकि बेटा अब ज़ाहिर एक उम्र के ऐसे हिस्से में हूँ जब ये नई टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना मेरे लिए, और मैं आज भी वो वाली औरत हूँ जिसको नई किताब की खुशबू, कागज़ और कलम का जो एक इश्क और माशूकी का रिश्ता है कि जब स्याही उस पर फैलती है और आप लिखते हैं, उसका एक नए कागज़ की एक फील, मैं आज भी उसी दौर में जीती हूँ और मैं उसी दौर में जीना चाहती हूँ। लेकिन कुछ बच्चों ने कोशिश की है मेरे, कुछ बनाते हैं, कुछ लगा देते हैं। चलो कुछ ना कुछ आ रहा है, बिकॉज़ आपके कंटेंट इतने मजे के ना, उसमें इतनी डेप्थ है माशाल्लाह, हम चाहते हैं कि वो कंटेंट आगे तक जाए, दैट्स व्हाई उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, वो भी हाँ। चैनलाइज करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें, स्पेशली जो लोग करना चाहते हैं। और उन्होंने ये बताया कि जो मतलब बहुत सारे लोग हैं, अगर आप कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस आखिर में एक छोटा सा सवाल, जिंदगी को कैसे डिफाइन करती हैं? व्हाट इज लाइफ?
बेटा ज़िंदगी जो है उसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के नज़दीक ज़िंदगी एक अलग चीज़ है। मेरे लिए ज़िंदगी एक एक्सप्रेशन है ओके और मैं उसको हर तरह से एक्सप्रेस करती हूँ, अपने रक़्स के ज़रिए, अपने थिएटर के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए, अपने गाने के ज़रिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम हमें ये एक ही बार मिलती है ना, तो ज़िंदगी को जीना चाहिए इससे पहले कि ये आपको गुजार दे। तो मैं ज़िंदगी को ऐसे देखती हूँ कि ये एक मौका है जो हमें कुदरत की तरफ से मिला है, तो हम इसको जितनी खूबसूरती से जिएंगे, मेरा ख्याल है उससे बड़ा शुक्राना हम रब का अदा नहीं कर सकते बेशक कि ये जो तोहफ़ा उसने हमें दिया है, हम इसको खुद भी खूबसूरती से जिएं और दूसरों के लिए भी खूबसूरत बनाएं। वेरी राइट, जिंदगी को जिए इससे पहले कि आपको गुजार दे। व्हाट अ लाइन। ज़रा साहब थैंक यू वेरी मच, इट्स लवली हैविंग यू, इट्स लवली हैविंग यू। और आई एम श्योर कि हम आपको बहुत तंग करेंगे, हम आपको मज़ीद तंग करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ही ऐसी शख्सियत जिससे मैं फिर कहूँगा कि यू कैन टॉक फॉर आवर्स, यू कैन टॉक एनीथिंग एक्चुअली। सच अ लवली पर्सनैलिटी माशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा, कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं प्लीज़ हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।